नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। बीपीएससी की ताबड़तोड़ तैयारी यहाँ पे चल रही है। टेस्ट 2 आज हम देखेंगे। आई होप आपने टेस्ट 1 लगा लिया हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पोर्टुगीज जो थे, पुर्तगाली जो थे, उन्होंने पहला अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ नहीं लगाया था भारत में, ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ स्थापित नहीं किया था। और अल्फोंसो दे अल्बरक्वेर्क्यू जो थे गवर्नर पोर्टुगीज के, पुर्तगालियों के, उन्होंने गोवा बीजापुर के रूलर से कौन से साल में लिया था। तो कैलिकट में नहीं लगाई थी, कन्नौर में, कोचिन में, करईकल में। तो अगर हम देखें तो ये जो गोवा लिया था ये 1510 में लिया गया था बीजापुर के रूलर से। और ये जो ट्रेडिंग स्टेशन है वो इन चारों जगह ही लगाए हुए थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा चलिए मुझे बताइए, अल्फोंसो दो अल्बरक्वेर्क्यू जो थे वो सेकंड जो थे गवर्नर थे, ठीक है, अल्फोंसो सेकंड गवर्नर थे। आप मुझे बताएंगे कि पुर्तगालियों के, पोर्टुगीज के फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या था। फर्स्ट गवर्नर आप मुझे बताइए, फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की थी, कारखाना, वो कहाँ किया था। आपको बताना है, मसूलीपट्टनम, नागपट्टिनम। और दूसरा इसमें से पूछा है कि जो फोर्ट गेल्दीरिया जो था, उसके जो चीफ थे पुलिकट के, वो डच के गवर्नर, मतलब पुलिकट में उनकी एक फैक्ट्री थी, उसके जो चीफ थे उस फैक्ट्री के, वो डच गवर्नर की तरह भी काम करते थे इंडिया में, ठीक है। तो आपको बताना है। और ये जो फैक्ट्री थी इनकी पुलिकट में, फोर्ट गेल्दीरिया, वो कौन से वर्ष में लगाई गई थी। तो आपको बताना है, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली जो थी वो फैक्ट्री लगाई गई थी। और ये जो गवर्नर थे, जो चीफ थे पुलिकट के, जिन्होंने डच गवर्नर की तरह एक्ट करना चालू किया था, वो 1617 में एक्ट करना चालू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इंग्लिश ने अपनी जो ट्रेडिंग फैक्ट्री सूरत में लगाई थी, कारखाना लगाया था, वो कब लगाया था, कौन से वर्ष में लगाया था। और साथ में 1619 में जो अंग्रेज थे उन्होंने 4 रीजन में, 4 क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित किए थे, उनमें से कौन सा एक दिए हुए में से नहीं है, कहाँ उन्होंने नहीं किया था, बताइए। 1612 13 बताइए। तो 1613 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और जहाँ पे इन्होंने कारखाना स्थापित नहीं किया था 1619 में, वो सुतानीति था। सुतानीति क्या है, बेसिकली जो कलकत्ता बाद में बना सुतानीति, और उसके 2 गांव और जोड़ के उसको कलकत्ता बाद में बोला गया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए बेसिकली हेनरी मिडिल्टन थे जिन्होंने बैटल ऑफ बॉम्बे में 1611 में पोर्टुगीज को हराया था। और 1611 में फिर पहली फैक्ट्री लगी थी ब्रिटिश की मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगी थी, लेकिन सूरत में अगर हम देखें तो 1613 में ही लगी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो डेन्स थे, यानी कि उन्होंने 1620 में एक सेटलमेंट बनाया था ट्रैंकोबार में वो सेटलमेंट बनाया था, तो कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में, ये पूछा है आपसे। और दूसरा कि उन्होंने, मतलब वो हार गए थे बेसिकली अंग्रेजों से, तो उन्होंने अंग्रेजों को अपनी जो सारी बस्तियां थी बेच दी थी, कौन से साल में बेच दी थी। तो ये बताइए, ट्रैंकुएबार कहाँ है आपका, तमिलनाडु कर्नाटका, बताइए। तो अगर हम देखें तो ये ट्रैंकोबार आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और ये जो फैक्ट्रियां बेची थी उन्होंने ब्रिटिश को 1845 में बेची थी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो फ्रांसिस कैरन थे, ये फ्रांसीसी थे, एक फ्रेंच फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगाई थी, वो कौन से वर्ष में लगाई थी। और दूसरा जो फ्रैंकोइस मार्टिन थे, उन्होंने पौंडीचेरी में एक फैक्ट्री लगाई थी फ्रांसीसियों की, उसको हेडक्वार्टर भी बनाया था, तो वो कौन से वर्ष में बनाया था। आपको बताना है 1667, 73, 68, 73, 67, 74 या 68, 74। तो अगर हम देखें तो 1668 में इन्होंने ये सूरत में फैक्ट्री लगाई थी और 1673 में इसको वो बनाया था अपना हेडक्वार्टर। क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इसमें गलत ऑप्शन चुनने के लिए बोल रहा है कि जो बैटल ऑफ अद्यार था, अद्यार का युद्ध 1746 में लड़ा गया था। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो हुई थी वो 1748 में हुई थी, और इस ट्रीटी के अंदर जो है अंग्रेजों को वापस मद्रास दे दिया गया था, तीसरा ये बोल रहा है। और चौथा ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिका की जगह का नाम है लुइसबर्ग, वो है जर्मनी को दे दी गई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल के अंदर। आपको बताना है गलत कौन सा है इसमें से। तो अगर हम देखें तो ये डी वाला गलत है, क्योंकि जर्मनी को नहीं दिया गया था, ये किसको दिया गया था, फ्रेंच को दिया गया था। ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल जो हुई थी ब्रिटिश और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, उनकी जो मृत्यु कब हुई थी, जो पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, निज़ामुल मुल्क की बात जो हम कर रहे हैं बेसिकली, उनकी उपाधि थी वो। और दूसरा जो बैटल ऑफ अंबर हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, और आरकोट का जो युद्ध हुआ था वो कौन से साल में लड़ा गया था। आपको बताना है 48, 48, 48, 51, 48, 46, 48, 53,
तो बताइए इसमें से पहचान के। तो अगर हम देखें तो ये जो नवाब, पहले नवाब की मृत्यु हुई थी 1748 में हुई थी, और उसके बाद कर्नाटिक वॉर्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद 1749 में बैटल ऑफ अंबर लड़ा गया और 1751 में बैटल ऑफ आरकॉट लड़ा गया। तो बैटल ऑफ अंबर बेसिकली सेकंड कर्नाटिक वॉर के टाइम पे लड़ा गया था, जबकि बैटल ऑफ आरकॉट की अगर हम बात करें तो किसके बीच में लड़ा गया था, चंदा साहिब वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इसको लड़ा गया था। अब ये बेसिकली निज़ाम जो थे वो निज़ामुल मुल्क की उपाधि इन्होंने ली थी। ये कौन थे, ये बेसिकली असफ जहाँ जी थे, असफ झा जाह, ठीक है, असफ जहाँ वन थे। उन्होंने निज़ाम जो निज़ाम शाही डायनेस्टी है या असफ शाही डायनेस्टी है उसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ट्रीटी ऑफ भैरोवाल जो है, भैरोवाल की संधि पे हस्ताक्षर कब किए गए थे, और कौन सी ट्रीटी को सेकंड ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं, ये आपको बताना है। कौन सी ट्रीटी को सेकंड ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं, तो दोनों ही भैरोवाल को बोलते हैं, सेकंड ट्रीटी ऑफ लाहौर भी भैरोवाल को बोलते हैं। और इसको साइन कब किया गया था, 1846 में इसको किया गया था, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। बेसिकली इस ट्रीटी से हुआ क्या था कि जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, वो जो पंजाब के ना वो बन गए थे, मालिक बन गए थे, मास्टर्स बन गए थे, ठीक है। और हेनरी लॉरेंस जो थे वो हेनरी लॉरेंस पंजाब की, माफ़ कीजिएगा, पहले रेसिडेंट बन गए थे। बेसिकली रेसिडेंट कौन होता था, आपको पता होगा, अंग्रेज़ क्या करते थे, जो नेटिव रूलर्स थे उनकी जो दरबार होता था उसमें एक अपना यूरोपियन बंदा घुसा देते थे, तो वो रेसिडेंट होता था। आपको कई जगह अगर आप देखेंगे लखनऊ वगैरह में तो आपको रेसिडेंसी मिलेगी। रेसिडेंसी एक जगह होती थी जहाँ पे रेसिडेंट रहता था। आजकल वो खैर टूरिस्टों की जगह हो गई है, पर पहले ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जगह हुआ करती थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ट्रीटी ऑफ ये फर्स्ट मैसूर वॉर यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध में कौन सी ट्रीटी नहीं, इसमें कौन सी ट्रीटी इस पे साइन नहीं हुई थी, वो आपको बताना है। तो कौन सी ट्रीटी इसमें साइन नहीं हुई थी, तो अगर हम देखें तो सूरत की, पुरंदर की और सालभाई की, ये तीनों ही जो है एंग्लो मराठा वॉर से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, इसलिए ई हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है ये बेसिकली फर्स्ट मैसूर वॉर के टाइम पे साइन हुई थी, और ये किस किस ने लड़ा था, हैदर अली ने लड़ा था, ठीक है। हैदर अली एक साइड थे, हैदर अली एक साइड थे, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास और निज़ाम्स थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है और ट्रीटी ऑफ रंगपट्टनम की संधि जो है और ट्रीटी ऑफ लाहौर कौन से वर्ष में साइन करी गई थी, हस्ताक्षर कब हुए थे, वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम 1792 में, और ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में, ठीक है। तो हमारे बहुत सारी जो ये सीरीज़ चल रही है, आई होप आप उनको देख भी रहे होंगे और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताएंगे। लेकिन अगर आप इनकी रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन कभी कभार यहाँ पे नोटिफिकेशन मिस हो जाती हैं, इसलिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने चलाई थी, व्यपगत के सिद्धांत जो था वो उससे रिलेटेड इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सा, एक तरफ आपको वो प्रिंसली स्टेट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस ईयर में उनको एनेक्स किया गया था। तो संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1850 में, नागपुर को 1854 में, माफ कीजिएगा, और झांसी को 1853 में। कब बताइए, तो उदयपुर ये है, गलत हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 1850 में किसको किया गया था, उदयपुर को माफ कीजिएगा 1852 में किया गया था, ठीक है। उदयपुर को 1852 में किया गया था। संबलपुर 1849 में था, इसके साथ जैतपुर भी था, जैतपुर को भी इसके अंडर कर लिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और था सतारा, जिसको 1848 में किया था, और एक बागत था, बागत को कब किया था, 1850 में किया था। ये सब आपको पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था, इसमें दो चीज़ें होती थी। पहले तो ये होता था कि जो अगर कोई राजा है वो बिना अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के मर गया, मतलब उसका जो उत्तराधिकारी है उसका खुद का बेटा नहीं है, सगा बेटा, काफ़ी लोग ऐसा होता था, राजाओं के सगे बेटे नहीं होते थे, युद्ध में मर जाते थे या पैदा ही नहीं होते थे, ऐसा होता था। और राजा अगर चाहे तो वो गोद ले रहा है किसी बच्चे को, तो वो जो गोद लिया हुआ बच्चा है वो उसकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता बिना ब्रिटिश की मर्जी के। इसे हम बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी, सहायक संधि, उसके बारे में आपको गलत चुनना है। तो मैसूर ने उसको 1799 में लिया था, पेशवा ने उसको दिसंबर 1801 में, भोसले और बेरार ने दिसंबर 1803 में, और सिंधिया ने फरवरी 1818 में। तो बताइए, तो ये सिंधिया वाला जो है इसमें गलत है, क्योंकि इन्होंने 1818 में नहीं बल्कि 1804 में लिया था। बेसिकली जो सब्सिडरी अलायंस है इसमें होता क्या था कि ब्रिटिश ये बोलते थे कि भैया आप ऐसा करो, सिर्फ हमें पैसे दे दो, हम जो है आप ही के जो राज्य से चीज मतलब बंदे रिक्रूट करके और आप ही के राज्य में उनको स्टेशन कर देंगे, बस इतना पैसा लेंगे। कुल मिला के मजे लेते थे ब्रिटिशर्स हमारे। होता यही था इसमें कि जो ब्रिटिश थे उनके पास एक आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी थी, प्रोफेशनल आर्मी थी, इंडियन रूलर्स की तरह उनकी डिस्पोटिक आर्मी नहीं थी, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे उनकी आर्मी नहीं थी, उनकी प्रोफेशनल आर्मी थी। तो वो क्या कहते थे कि अगर स्टेट है वो कमजोर है तो वो ये कहते थे कि भैया आप हमें पैसा दे दो, हम आपके यहाँ जो एक रिजर्व फोर्स खड़ी कर देंगे आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। और फिर वो क्या करते थे, उसका जो
वसूलते थे, उसका जो फी वसूलते थे वो इतनी ज़्यादा कर देते थे कि उनको अपना राज्य ही उनको देना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर था, द्वितीय वाला, वो कब हुआ था और तृतीय वाला कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ड्यूरांट एग्रीमेंट है वो कौन से वर्ष में साइन किया गया था, आप उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो जो सेकंड एंग्लो है वो 1852 में, जो थर्ड एंग्लो है वो 1885 में, और ड्यूरांट लाइन 1893 में। चलिए बताइए ड्यूरांट लाइन किसके बीच की बाउंड्री है, आपको बताना है ड्यूरांट लाइन किसके बीच की बाउंड्री। जैसे रेडक्लिफ लाइन की अगर हम बात करें तो रेडक्लिफ किसकी बाउंड्री, चलिए ये बता दीजिए, सारे ही बता दीजिए आप। ऐसा करिए, ड्यूरांट बताइए, ड्यूरांट किसके बीच की है, रेडक्लिफ किसके बीच की है, और मैकमोहन। ये तीनों लाइन जो है इंडिया के हिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लाइंस बेसिकली बॉर्डर्स हैं ये, तो आपको बताना है ड्यूरांट किसकी है, रेडक्लिफ किसकी है, और मैकमोहन किसकी है। अगला देख लेते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है कि अपराइजिंग जो हुई थी, हमारा विद्रोह हुआ था 1857 में, उसके रिलेशन में आपसे पूछ रहा है कि कच्छ का विद्रोह 1818 में हुआ था, बरेली में विद्रोह 1815 में, हाथरस में 1816 में, और पायक 1817 में। आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें पायक वाला 1817 वाला करेक्ट है। ये बेसिकली लैंडेड मिलिशियाज होते थे, मतलब इनको जो मिलिट्री सर्विसेज के एवज में इनको लैंड दी जाती थी रेंट फ्री, जिसपे खेती वगैरह करके अपना काम चलाते थे, और राजाओं को जब जरूरत पड़ती थी ये बेसिकली ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा झारखंड के क्षेत्र में ये पायक रहते थे। जबकि अगर हम कच्छ रिबेलियन की बात करें तो ये 1818 में, ये 1819 में है, बरेली वाला 1816 में हुआ था, और जो हाथरस वाला था 1817 में होता है। ये सब क्या है, सिविल अपराइजिंग्स है। ये मैंने आपको पहले कई सारी वीडियोस में भी बताया। अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस की जो हमारी सीरीज चल रही थी फ्री वाली, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको ये कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखिए, आपको वहाँ पे तरीका मैंने बताया याद करने का। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सूरत का नमक आंदोलन था वो कौन से वर्ष में हुआ था, अहोम रिवोल्ट कौन से वर्ष में हुआ था, और नारकेल बेरिया जो था वो कौन से वर्ष में हुआ था। 46, 28, 32, 31, चुनना आपको 27, बताइए। तो अगर हम देखें तो जो सूरत का था 1844 में हुआ था। ये हुआ क्यों था, क्योंकि नमक जो है, सॉल्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, इसलिए इसको इससे रिवोल्ट कर दिया था लोगों ने। अहोम जो थे वो कौन थे, बेसिकली असम का जो एरिया है वहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि एंग्लो बर्मा वॉर के खत्म होने के बाद हम असम की टेरिटरी से विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो अहोम्स ने रिवोल्ट कर दिया। और नरकल बेरिया जो है ये बेसिकली सैयद मीर अली, जो जिनको तीतू मीर भी बोलते हैं, उन्होंने ये चालू किया था, और ये पीजेंट मूवमेंट थी। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। चलिए आप मुझे बताइए कि जो नरकल बेरिया मूवमेंट थी कौन से राज्य में हुई थी, कौन से स्टेट में हुई थी नरकल बेरिया मूवमेंट, आपको मुझे बताना है। पीजन मूवमेंट थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि चुआर अपराइजिंग, जो चुआर विद्रोह था उससे क्या संबंधित नहीं है, वो आपको पहचानना है कौन, यानी कि लीडर्स आपको बताने हैं। और चुआर अपराइजिंग कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, आपको जगह का नाम बताना है। तो श्यामगंजन, दुर्जन सिंह, मधब सिंह, चक्रा बिश्नोई, कौन नहीं है इसमें से, तो चक्रा बिश्नोई इसमें से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका डी हो जाएगा। चुआर अपराइजिंग आपकी मिदनापुर में हुई थी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये पीजेंट रिबेलियन था, एक किसानों का विद्रोह था जो खेतीबाड़ी करते थे, और ये बहुत लंबे समय तक चला था, 1771 से लेकर 1809 के आसपास में, बीच बीच में ये विद्रोह होते रहे और ये लोग लड़ते रहे। ठीक है, जबकि चक्रा बिश्नोई की अगर हम बात करें तो ये खोंड जो विद्रोह था, खोंड अपराइजिंग, उससे रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सही विकल्प आपको चुनना है कि 34 नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था वो कौन से वर्ष में हुआ था, और 37 नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था, आपको बताना है। 44, 50, 45, 50, 44, 52, 45, 52, तो ये 44 और 52 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, सेशंस हुए थे, उनके बारे में सही विकल्प आपको चुनना है कि इलाहाबाद में पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट था, बना था कांग्रेस सेशन में, बनारस का जो सत्र था उसको 32 डेलीगेट ने वो किया था, अटेंड किया था, और ये पहला सेशन था, पहला अधिवेशन था। बम्बई सत्र जो था, इसमें जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। और 1903 में जो मद्रास में हुआ था, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी घोष थे। आपको करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा है। तो अगर हम देखें इसमें से अगर हम देखें तो पहला वाला करेक्ट है, इलाहाबाद सत्र में ही प्रथम अंग्रेजी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1888 में हुआ था, ये इलाहाबाद में जब पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे। जबकि अगर हम बात करें बनारस में अगर हम देखें तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और बॉम्बे में पहला इनका सेशन हुआ था, ठीक है, वो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। और नेक्स्ट आपको ये जो 1903 का जो मद्रास सेशन है, रास बिहारी घोष ने नहीं बल्कि लाल मोहन घोष ने प्रेसाइड किया था, लाल मोहन घोष ने इसको प्रेसाइड किया था। ठीक है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था, चलिए याद आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए आपकी जो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस से, उनका नाम क्या था। ठीक है, जो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम बताना है आपको। दूसरा, जो पहली फीमेल यानी कि महिला प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस के अधिवेशन की, उसका नाम आपको मुझे बताना है। ठीक है,
हाँ, क्वेश्चन मुझे याद आ गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, इस समय वाइसरॉय कौन थे हमारे, किस वाइसरॉय ने इसको अनाउंस किया था, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन बताने। आई नो कि क्वेश्चन मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चन आप आंसर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही जगह आपको पढ़ना है, कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके हमारे पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत इसमें चुनना है। जो कुड़िया रासु समाचार पत्र है 1910 में प्रकाशित किया गया था। क्रांति जो है 1926 में किया गया था। मिलाप जो है 1923 में। और बॉम्बे क्रॉनिकल जो है 1913 में किया गया था। तो अगर हम देखें इसमें से सिर्फ बी वाला ठीक है, क्रांति वाला, माफ कीजिएगा, इसमें सिर्फ सी वाला मिलाप वाला ठीक है। आपको गलत पूछा है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कुडिया रासु जो है ई रामस्वामी नायकर जो थे, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाई थी। माफ कीजिएगा, ये कुडिया रासु जो न्यूज़पेपर है ये ई रामस्वामी पेरियार का है, ठीक है, ई रामस्वामी नायकर नहीं है, ई रामस्वामी पेरियार का है। उन्होंने इसको चलाया था और 1925 में इसको चलाया गया था। क्रांति न्यूज़पेपर को 1927 में चलाया गया था। बॉम्बे जो क्रॉनिकल है उसको 1910 में चलाया गया था। और इसको किसने चलाया था? फिरोज शाह मेहता ने। तो इसलिए ये तीनों गलत है, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो एका मूवमेंट है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो कौन सा जिला उससे प्रभावित नहीं हुआ था? और जो बकाशत मूवमेंट है वो कौन से वर्ष में हुई थी, आपको बताना है। तो हरदोई, बाराबांकी, बलिया, सीतापुर। तो बलिया जो है प्रभावित नहीं हुआ था एका मूवमेंट से, और ये 1936 में, ठीक है। हाँ, तो यही है इसका। ये यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मिसमैच है। अगर हिंदी वाला वर्जन देखेंगे तो इसका आंसर ई हो जाएगा, बट यहाँ पे आप 1936 मान के चलिए, तो इसका आंसर आपको सी मिलेगा। बलिया में एक नहीं हुआ था। देखिए एका मूवमेंट क्या था। एका मूवमेंट बेसिकली जो मदारी पासी थे, इनके लीडर का नाम था मदारी पासी, ठीक है। ये क्या था? बेसिकली एक पीजेंट मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि जो किराया था, रेंट था, वो बहुत ज़्यादा लेते थे लोग, इसलिए उनको उस रेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। और जो बख्त मूवमेंट था, ये कहाँ था, किसने चलाया था? ये शहजानंद सरस्वती ने चलाया था, ठीक है। और ये किस लिए था? कि जो एविक्शन था, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता था, जो काम करते थे, जो कल्टीवेट करते थे, उनके खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बारदोली, खेड़ा और जो दक्कन किसानों का विद्रोह था, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और दक्कन किसानों का जो विद्रोह था, उससे संबंधित विकल्प आपको चुनना है। मतलब आपको वर्ष चुनना है कहाँ कहाँ पे ये हुए थे। 1928, 17, 75, आप बताइए। तो अगर आप देखें तो जो बारदोली था 1928 में हुआ था, खेड़ा 1918 में हुआ था, और 1875 में क्या हुआ था? ड्रॉट, ये अपना डक्कन अपराइजिंग हुई थी, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? बेसिकली यहाँ पे जो एक ब्रिटिश लॉ था जो ये बोलता था कि अगर सूखे के दौरान 1/4 से कम फसल होती है तो जो फार्मर्स है उनको रिबेट मिलता है, रिबेट मिलना चाहिए, लेकिन उस साल देने से मना कर दिया सरकार ने, और टैक्स भी ज़्यादा वसूलने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे जो लीडर, कौन सबसे बड़े लीडर उभर के आए थे यहाँ पे हमारे जो आयरन मैन है वल्लभ भाई पटेल, वो उभर के आए थे, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा, खेड़ा में नहीं थे, वो बारदोली में थे। खेड़ा तो गांधी जी ने लड़ा था, ठीक है। बताइए कितना हद की बात है, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसे कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो, इसलिए बार बार ये वीडियो देखिए, बार बार रिवीजन करिए। इसीलिए इन सब का जो पूरे वीडियो का, पूरे इतनी मेहनत करने का जो मोटिव है वो यही है कि ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो, ठीक है। और बारदोली जो था, बारदोली लड़ा था किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा की तरह लड़ा गया था, जबकि खेड़ा भी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो चंपारण है वो नॉन कॉपरेशन है या सिविल डिसोबीडियंस है? और जो खेड़ा सत्याग्रह है वो नॉन कॉपरेशन है या सिविल डिसोबीडियंस है? तो इनमें से एक सिविल डिसोबीडियंस है, एक नॉन कॉपरेशन है, वो आप मुझे पहचान के बताएंगे। अगला क्वेश्चन, करेक्ट सही विकल्प आपको चुनना है। जो अरविपुरम आंदोलन था तमिलनाडु में हुआ था, सेल्फ रिस्पेक्ट केरल में, भारतीय स्त्री महामंडल बम्बई में, और इंडियन वुमेन एसोसिएशन मद्रास में। आपको बताना सही इसमें से। तो ये डी वाला सही हो जाएगा। ये किसने स्थापित किया था? मार्गरेट कजन और एनी बसंत ने मिलकर इसको स्थापित किया था। जबकि अगर हम भारतीय स्त्री महामंडल देखेंगे, कलकत्ता में था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको तमिलनाडु में मिलेगी, और अराविपुरम मूवमेंट आपको केरल में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से जो क्ले मॉडल है, यानी कि जो मिट्टी से बना हुआ मॉडल है किसका, हल का, वो कहाँ से हमें मिला है, कौन सी उत्खनन साइट से हमें मिला है, वो बताना है आपको। और दूसरा कि इंसान के नीचे कुत्ते को जो दफनाया गया है, डॉग को इंसान के, ह्यूमन के नीचे दफनाया गया है, उसके जो अवशेष हमें कहाँ से मिले? आलमगीरपुर, रोपड़, बनावली, रोपड़, बताइए। तो अगर हम देखें तो ये बनावली से हमें मिले हैं जो मिट्टी के हल हैं, और दूसरा रोपड़ में जो है इंसान के नीचे कुत्ते को दफनाने की प्रथा हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो कौन से हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, जिन्होंने हड़प्पा का जो दमन हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, माफ कीजिएगा, जो पतन हुआ था, उसको जो कम वर्षा यानी कि लो रेनफॉल से एसोसिएट किया था कि कम वर्षा के कारण हो गया। और दूसरा जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, यानी कि पारिस्थितिक अशांति जो हम आज कर रहे हैं अपनी दुनिया में, उसकी वजह से हड़प्पा का अंत हुआ। ये किसने बोला था? आपको ये साइंटिस्ट, ये हिस्टोरियंस को पहचानना है।
तो अगर हम देखें तो इसमें नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लो रेनफॉल वाले हैं वो कौन है, स्टेन है, उन्होंने स्टेन ने बोला था। और जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वाले हैं ये किसने बोला था, फेयरचाइल्ड ने बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पुराना जो है 5 टॉपिक्स यानी कि 5 विषयों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं 4 युगों में। तो आपको पहचानना है कौन सा सही है। तो जो सर्ग है वो दुनिया के बनने बिगड़ने क्रिएशन से डील करता है। जो वंशानुचरित्र है वो रिक्रिएशन यानी कि आराम से विश्राम से डील करता है। मानवांतर जो है जो भगवान और मतलब देवता और जो ऋषिगण होते थे उनकी जो जीनोलॉजी होती थी यानी कि वंशावली, उससे डील करता है। और वंशा जो है मनु के जो अलग अलग पीरियड्स थे उससे डील करता है। नन ऑफ द अबव। क्या इसका आंसर है? इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो ठीक है, करेक्ट वाला। सर्ग जो है वो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड से डील करता है, जबकि वंशानुचरित्र आप अगर नाम से देखेंगे इसमें वंश आ रहा है, तो जीनियोलॉजी से वंशानुचरित्र, मानवांतर से मनु के बारे में है, तो ये मनु यहाँ से आएगा। और वंशा यानी कि रिक्रिएशन आपका होता था। ठीक है, तो वंशा रिक्रिएशन से होता था, तो सर्गा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेदा के टाइम पे कौन सा वर्ड उसमें मेंशन है, कौन से शब्द का उल्लेख उसमें आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद में। और जो असेंबली और ट्रूप्स होते थे, मतलब जो सभा या टोली होते थे, उसके लिए क्या नाम यूज होता था। जैसे ऋग्वेदिक सोसाइटीज में बहुत सारी सभाएं होती थी, जैसे सभा होती थी, समिति होती थी, विधत होता था, गण होता था। तो किस जो ट्रूप्स यानी कि जो आपके जो लड़ाकू लोग थे उनका जो असेंबली होती थी उसको हम क्या बोलते थे, बताइए। तो ऋग्वेद में अगर हम देखें तो विडो मैरिज के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और साथ में जो गणों ट्रूप्स की जो असेंबली होती थी उसको गण बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आपको बताना है। जो कौशल का राज्य था उसकी राजधानी उसके जो राजा थे वो चेतक थे, वज्जी का प्रसन्नजीत थे, चेडी का शिशुपाल थे, और अवंती का विराट थे। आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से जो है सी वाला करेक्ट है। चेदी के जो थे, चेडी के वो शिशुपाल ही थे, जबकि अवंती की अगर हम बात करें तो ये प्रद्योत थे, प्रद्योता थे। उसके बाद वज्जी के तो जो थे वो चेतक थे, और जो कौशला के थे वो प्रसन्नजीत थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट गलत आपको बताना है कि दिग्ग निकाय में, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बेसिकली बुद्धिस्ट रिलेटेड लिटरेचर है। दिग्ग निकाय में आपको लंबे डिस्कोर्सेज, लंबे प्रवचन मिलेंगे। संयुक्त में आपको काइंडर सेंगेन की आत्मीय उक्तियां मिलेंगी। अंगुत्तर निकाय में आपको नंबर के हिसाब से यानी कि क्रमानुसार रखे प्रवचन मिलेंगे। और खुड़ग निकाय में आपको छोटे कलेक्शन मिलेंगे। आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है कौन सा है इसमें से इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें सभी ठीक है, इसलिए नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मौर्य प्रशासन में आपको ये कुछ नाम दे रखे हैं और ये क्या काम करते थे वो आपको बताना है। तो जो अश्पटालक था, अक्षपटाल था, वो कलेक्टर ऑफ चीफ कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू, मतलब राजस्व का मुख्य संहर्ता था। उसके बाद द्वावरी का जो था वो पैलेस अटेंडेंट था, यानी कि महल के परिचारकों का प्रमुख था। उसके समाहर्त्री जो था वो रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिस यानी कि दस्तावेज और हिसाब किताब को रखता था। और जो समनिधात्री था वो कमांडर इन चीफ था, यानी कि जो मिलिट्री से रिलेटेड था। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो उसे बी वाला करेक्ट है, क्योंकि जो अश्काटपाला था वो बेसिकली रिकॉर्ड रखता था, किसका, ऑडिट का रिकॉर्ड रखता था। उसके समहर्ती जो था वो कलेक्टर ऑफ रेवेन्यूज था, और जो सन्निधाती था वो ट्रेजरर था। ठीक है, खजांची था। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि जो विजयनगर का जो प्रशासन था, साम्राज्य था, उसके बारे में आपको बताना है कि जो कडमल था वो क्या है, ओरल ऑर्डर्स ऑफ द किंग यानी कि मौखिक आदेश। कार्निमक क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट लेखपाल। अथावने क्या है, अकाउंटेंट। और जो पड़ी कवल है वो क्या है, सेलिंग ऑफ पॉलिसी पुलिसिंग राइट्स यानी कि शासन व्यवस्था के अधिकार बेचना। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, करेक्ट आपको चुनना है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो डी वाला करेक्ट है केवल। क्यों? क्योंकि जो ये जो रॉयल ऑर्डर थे इसका नाम होता था रेसानी, जो और उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था इसका नाम होता था अथावने, और जो अकाउंटेंट होता था उसका नाम होता था कर्निकम। ठीक है, बाकी ये डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। एक तरफ किताबें, दूसरी तरफ उनके लेखक। तो मिनाज उल सिराज ने तबाह की नसीरी लिखी, अमीर खुसरो ने खजाएं और फतूह लिखी है, हसन निज़ामी ने तुगलक नामा लिखी, और अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। गलत बताना था, तो इसमें से ये सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि तुगलक नामा भी किसने लिखी है, अमीर खुसरो जी ने ही लिखी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आपको बताना है। एक तरफ जो टर्म्स थे दिल्ली सल्तनत में, और दूसरी तरफ वो क्या मानते थे उनको। तो अमीर बहर जो थे वो राज्य के कानून यानी कि स्टेट लॉ थे। बरबेक जो था मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि समारोह का संचालक था। उसके बाद जवाबित जो है वो नौकाओं का नियामक था, नियंत्रक था। और जहंदरी क्या थी, सुल्तान के बनाए हुए कानून। आपको करेक्ट बताना है इसमें से। तो इसमें से
अगर हम देखें तो बरबेक इसमें से ठीक है और जहंदर इसमें से ठीक है, जबकि जफाबित अगर हम बताएं तो ये बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है, जो सेक्युलर है, यानी कि जो सर्वधर्म संभाव के ऊपर सेक्युलर स्टेट लॉज जो थे, यानी कि जो सेक्युलर इश्यूज को डील करते थे, रिलीजियस नहीं थे, उसको जवाबित बोलते थे। ठीक है, तो इसलिए दो ठीक है इसमें से, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा ई इसका आंसर। अगला देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में आपको बताने की उनकी गुजरात की विजय 1178 में हुई थी, और पेशावर पर विजय उन्होंने 1179 में पाई थी। सिंध पे विजय 1182 में, और चंदावर का जो बैटल था 1193 में लड़ा था। बताइए, गलत गलत आपको बताना था, तो उसमें से डी वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1194 में लड़ा था। बताइए किसके खिलाफ लड़ा था, कौन इनके अपोनेंट थे, अपोनेंट का नाम बताना है। बड़े फेमस हिस्टोरिकल फिगर है वो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, यानी कि उनके राजवंश के शासकों को आपको सही क्रम में लगाना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल। तो जो इनके सबसे पहले थे वो जयपाल आए, और सबसे लास्ट में भीमपाल आए, बीच में आनंदपाल और त्रिलोचनपाल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनेंस हेड था बहामनी एडमिनिस्ट्रेशन में, वित्तीय प्रमुख को क्या बोला जाता था, और हेड ऑफ प्रोविंस यानी कि प्रांतों के प्रमुख को क्या बोला जाता था। तो जो हेड ऑफ द प्रोविंस है उसको बोलते थे तरफ। बेसिकली जो पूरा राज्य था उसको 8 तरफों में बांटा था, जो हम बोलते हैं ना इस तरफ उस तरफ। तो ये पुराने जमाने का एक शब्द है जिसका नाम होता था, जिसका मतलब होता था प्रोविंस या प्रांत। और जो फाइनेंस के हेड थे उनको क्या बोलते थे, फाइनेंस के हेड को बोलते थे अमीर कुल। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, याद करना है। नेक्स्ट थोड़ा मिनरल और मिनरोलॉजी और जियोग्राफी से आते हैं। जो मैग्नेसाइट प्रोड्यूसिंग टॉप 3 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है इंडिया में। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मैंगनीज जो टॉप 3 प्रोड्यूस करते हैं उनमें कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो मैग्नेसाइट प्रोड्यूस करने वाले टॉप 3 में नहीं आता, और गुजरात जो है मैंगनीज प्रोड्यूस करने के टॉप 3 में नहीं आता। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो ये पर्वत शिखर है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाना है उनकी हाइट के। तो धौलागिरी, गोसाईनाथ, मकालू। तो सबसे पहले आपका मकालू आएगा, उसके बाद धौलागिरी आएगा, और उसके बाद गोसाईनाथ आएगा। ठीक है, ये जो मकालू है ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में मिलेगा, धौलागिरी आपको नेपाल में मिलेगा। आप मुझे बताएंगे गोसाईनाथ आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का जो स्टेट है, ठीक है, और उसके जो आसपास की जगह है, बंगाल में एक अलग से रॉक पाई जाती है जिसका नाम होता है नाइस या निस निस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो बंगाल जो निस रॉक है वो कौन से राज्य में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड आपको बताना है। और बुंदेलखंड निस किस राज्य में नहीं पाई जाती वो आपको बताना है बेसिकली। तो ये सभी में ये ठीक तरीके से दे रखा है, सभी में पाई जाती है, इसलिए नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। बेसिकली निस क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि जो रूपांतरित रॉक होती है, वो होती है जो हीट और टेम्परेचर के अंदर, हीट और प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर अपना जो है रूप बदल लेती है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क यानी कि वो कहाँ स्थित है। और दूसरा आपको बताना है कि जो मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क है वो आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश। तो अगर हम देखें तो ये जो मंडला प्लांट है फॉसिल वाला वो मध्य प्रदेश में मिलेगा, और जो मरीन वाला है वो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो गिलगिट जॉर्ज है, यानी कि गिलगिट का जो महाखंड है वो आपको सागर से कितने मीटर की ऊंचाई पे मिलेगा, और जो कश्मीर वैली है वो सागर से कितने मीटर की ऊंचाई पे मिलेगी आपको बताना है। तो गिलगिट का 5200 मीटर ऊंचा मिलेगा, और जो कश्मीर वैली है वो 1585 मीटर ऊंची मिलेगी। नेक्स्ट आपको असेंडिंग यानी कि घटते से छोटे से बड़े क्रम में लगाना है, हाइट के यानी कि ऊंचाई के उसके हिसाब से व्यवस्थित करना है चोटियों को। आपको बताना है कौन सा पहले कौन सा बाद में। ठीक है, तो इसमें से कोई भी, सोनापनी ग्लेशियर, रिनो ग्लेशियर, रूपल ग्लेशियर, तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं है, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि सबसे जो कम है वो आपको रीमो ग्लेशियर मिलेगा, और सबसे जो ज़्यादा है वो रीमो ग्लेशियर मिलेगा। उसके बाद आपको सोनापनी मिलेगा, सोनापानी या सोनापनी जिसको कहते हैं, 4000 पे। और उसके बाद रूपल है आपका, रूपल कितने पे है, 6326 पे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले रीमो आएगा, फिर रूपा आएगा, और उसके बाद सोनापनी आएगा। ये घटते बढ़ते से घटते क्रम में हो गया, और घटते से बढ़ते क्रम में ये हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो कठाईवार पेनिसुला है वहाँ पे कौन सा जो प्राद्वीप है यानी कि आइलैंड है वो लोकेटेड नहीं है, और मुंबई के पास कौन सा लोकेटेड नहीं है, ये आपको पहचानना है। किसमें से, पिरोथन आइलैंड, करोन भार आइलैंड, एलिफेंटा, करंज आइलैंड, क्रॉस आइलैंड, बेदा आइलैंड या बुचर आइलैंड। तो अगर हम देखें तो क्रॉस आइलैंड जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मुंबई के पास मिलेगा, और आलिया बेट आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको गुजरात के पास मिलेगा, इसलिए आपका सी हो जाएगा आंसर। आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट की कौन सी एक नदी इसमें से जो
पर्वतीय सब्सिक्वेंट रिवर्स हैं उसका एग्जाम्पल नहीं है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज यानी कि जो अति प्रेरित अपवाह का उदाहरण इसमें से नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो दामोदर जो है सुपर इम्पोज सब्सिक्वेंट रिवर का नहीं है, और जो सुपर इंड्यूस्ड ड्रेनेज है उसका सिंध नहीं है। ठीक है, चलिए सब्सिक्वेंट रिवर क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली पहले एक नदी बहती है, वो क्या है अपना रास्ता काटती हुई चलती है। ठीक है, तो इसे हम कॉन्सिक्वेंट रिवर बोलते हैं। और इस कटे हुए रास्ते पे जब ये पहली नदी विलुप्त हो गई और मान लीजिए कोई दूसरी नदी बह रही है, तो उसको हम सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में आने वाली नदी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप मुझे बताएंगे कि जो सुपर इंड्यूस ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है, बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला आपको एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियां। टेरी बांध आपको भागीरथी पे मिलेगा, हीराकुड महानदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे, मैथोन कोयना पे। गलत आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है, तो ये डी वाला इसमें से गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथोन आपको बराकार नदी पे मिलेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एक तरफ नदियां दूसरी तरफ सहायक ट्रिब्यूटरीज आपको बता रखी है। गोदावरी की आपको इंद्रावती रिवर मिलेगी, कृष्णा नदी की अरुणावती रिवर मिलेगी, तापी की घट प्रवाह मिलेगी, और नर्मदा की हरंगिनी रिवर आपको मिलेगी। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से केवल गोदावरी वाला जो है करेक्ट है, बाकी सब गलत है। तो इसमें कृष्णा नदी की अगर हम देखेंगे तो आपको घट प्रवाह मिलेगी, तापी की अगर हम देखेंगे तो आपको अरुणावती मिलेगी, और नर्मदा जो हरंगी है बेसिकली नर्मदा की नहीं है, ये कावेरी की आपको मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आपको इनकरेक्ट बताना है कि जो NH11 है वो आगरा से जयपुर होते हुए बीकानेर जाता है, NH57 जो है सालेम से कन्याकुमारी जाता है, 47 माफ कीजिएगा 57 लखनऊ से बनारस जाता है, और 58 जो है देखिए बनारस और वाराणसी बोलने में, बनारस बोलने में कितना प्यार आता है। ठीक है, तो ऐसे प्यार प्यार से पढ़ाई करनी है। NH58 जो है दिल्ली से माना आपको जोड़ता है, आपको गलत बताना है इसमें से। तो ये जो लखनऊ बनारस वाला है वो गलत है, क्योंकि 57 नहीं है 56 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इसमें सही आपको चुनना है, एक तरफ आपको जनजाति, दूसरी तरफ आपको बता रखा है कहाँ पे मिलती है। तो जो फुलानी है वो आपको ईस्टर्न अफ्रीका यानी कि पूर्वी अफ्रीका में, एस्किमो आपको ग्रीनलैंड में, माओरी आपको मलेशिया में मिलेंगे, और मसई जनजाति आपको पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में मिलेंगी। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम ये एस्किमो वाला देखें, बचपन में आपने इसकी पिक्चर्स देखी होंगी, वो आपको ग्रीनलैंड में मिलेंगी। जबकि अगर हम माओरी की बात करें तो ये आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, और फुलानी जो ट्राइब है ये आपको ईस्टर्न नहीं वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी अफ्रीका में मिलेगा, और जो मसई है आपको ये पूर्वी और पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी और जो मध्य है यानी कि सेंट्रल अफ्रीका है वहाँ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि जो इंडिया है बॉक्साइट के उत्पादन में प्रोडक्शन में 6th प्लेस पे है, सीमेंट के प्रोडक्शन में 4th प्लेस पे है, क्रोमाइट के में 3rd प्लेस पे है, और कोल के में 2nd प्लेस पे। बताइए कोयला इतना प्रोड्यूस करते हैं फिर भी हम कोयला इतना इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो इसमें से जो डी वाला है वो करेक्ट है, कोयले में हम 3रे प्लेस पे हैं, जबकि सीमेंट में अगर हम बात करें तो क्रोमाइट में माफ कीजिएगा 4थे नंबर पे है, सीमेंट में हम 2रे नंबर पे हैं, और बॉक्साइट में भी हम 4थे नंबर पे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भारत है, जो आपको एक बात में बता दूं नॉलेज के लिए, लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है किसका, दूध का, मिल्क का, पल्स का और जूट का, भारत जो है टॉप प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से आपसे पूछा है कि कौन सा जो राज्य है वो 3 जो सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का उत्पादन करते हैं उनमें नहीं आता, और जो 3 माइका का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं उनमें नहीं आता। आपको बताना है पुडुचेरी, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो पुडुचेरी जो है लिग्नाइट में नहीं आता, और उड़ीसा जो है माइका में नहीं आता। चलिए आप मुझे बताइए माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है भारत में, माइका सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो टॉप 3 जो सिल्क यानी कि रेशम जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें नहीं आता है, और कौन सा जो है टॉप 3 जो ईरी सिल्क है उसमें नहीं आता है। ठीक है, वो आपको बताना है मेघालय, कर्नाटक, असम, आंध्रा या नागालैंड, आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम देखें तो मेघालय जो है टॉप 3 सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नहीं आता है, और कर्नाटका जो है ईरी सिल्क में नहीं आता। देखिए इंडिया में अगर हम देखें तो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सिल्क का, रेशम का, और इंडिया में 4 तरीके के सिल्क होते हैं। एक तो मलबरी सिल्क होता है, एक तसर सिल्क होता है, एक ईरी सिल्क होता है, और एक मूगा सिल्क होता है। ये सारे सिल्क इंडिया में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस यानी कि फलों का जो उत्पादन करता है, जो टॉप 3 है उनमें नहीं आता है, और कौन इसमें से जो मसालों का उत्पादन करता है स्पाइस का, उनमें नहीं आता। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बताइए। तो अगर हम देखें गुजरात जो है फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में नहीं आता है। आप थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं गुजरात का जो क्लाइमेट है वो फूड प्रोडक्शन माफ़ कीजिएगा फ्रूट प्रोडक्शन के लिए उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है, और वहीं स्पाइसेस जो है आंध्र प्रदेश जो है टॉप 3 में नहीं आता है।
आंध्र प्रदेश में क्या प्रोड्यूस की जाती है? टोबैको, ठीक है, टोबैको जो है आंध्र तंबाकू प्रोड्यूस की जाती है। अगला देख लेते हैं, गलत इसमें से पूछ रहा है, पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। जो आर्टिकल 54 अनुच्छेद वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, निर्वाचन के बारे में। 55 जो है टर्म यानी कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है उसके बारे में। 58 जो है क्वालिफिकेशन यानी कि निर्वाचन होने की योग्यता प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति। और 60 जो है ओथ एंड अफर्मेशन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ प्रतिज्ञान लिया जाता है उसके बारे में। तो इनकरेक्ट बताना था, तो ये बी वाला इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पदावधि या टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि, माफ कीजिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है इनकरेक्ट इसमें से बताना है कि जो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की जो ओथ होती है, शपथ दिलाई जाती है, वो प्रेसिडेंट द्वारा दिलाई जाती है। लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन की जो शपथ होती है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य, उनकी शपथ जो है प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जो गवर्नर है, वो गवर्नर की जो ओथ होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो बताते हैं। आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इनकरेक्ट इसमें ये तीनों ही ऊपर के इनकरेक्ट हैं, ये डी वाला ओनली करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ऐसा नहीं है कि चेयरमैन और इन सबको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, इनकी कोई ओथ प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं दिलाते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है कि इन दिए हुए ऑप्शंस में से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों में से किन्हीं तीनों का जो फाउंडेशन डे है यानी कि संस्थापना दिवस है वो सेम है। आपको बताना है किसका वो सेम है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम। तो अगर हम देखें तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये पहले इनको स्टेटहुड कब मिला था? 21 जनवरी 1972 को इनको स्टेटहुड मिला था। इन तीनों को एक ही दिन मिला था, इसलिए ये आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। आपको पूछा हुआ है कि पोस्ट आपको बतानी है और जो इनकरेक्ट आपको गलत इसमें चुनना है। पद दिए हुए एक तरफ, न्यूनतम आयु कितने वर्ष के आप हो। तो जो डेप्यूटी स्पीकर है उपाध्यक्ष बनने के लिए 30 साल कम से कम, विधान परिषद का सदस्य यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर 30 साल का होते हैं, आप बन सकते हैं। राज्यपाल, गवर्नर 35 और विधानसभा का सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 25। तो अगर इसमें से इनकरेक्ट देखें तो ए हो जाएगा, क्योंकि लोग उपाध्यक्ष या स्पीकर बनने के लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप मेंबर हैं हाउस के तो आपका इलेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए 25 है, तो इसके लिए भी 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है इसमें गलत आपको चुनना है कि जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन जो होते हैं वो चेयरमैन यानी कि स्पीकर ऑफ द हाउस को देते हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हैं वो चेयरमैन अपने हाउस के चेयरमैन को देते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को देते हैं। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें से सी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट और लोक राज्यसभा के जो चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट है वो हालांकि सेम व्यक्ति होते हैं, लेकिन रूल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं, चेयरमैन ऑफ द हाउस को सबमिशन किया जाता है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि अगर स्पीकर को या चेयरमैन को रिजाइन करना हो, अगर आप स्पीकर बन गए और मान लीजिए चेयर बन गए, भगवान करे आप ऐसा बने इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप स्पीकर बन गए और चेयर बन गए और उसके बाद फिर आपको रिजाइन करना, तो आप किसको रेजिग्नेशन देंगे? क्योंकि बाकी तो सब स्पीकर और चेयरमैन को दे रहे हैं, लेकिन स्पीकर और चेयरमैन को रिजाइन करना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि हेडक्वार्टर आपको बताना है कि न्यू दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, सीमा सुरक्षा बल या इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो अगर हम देखें इसमें से तो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इसका आंसर हो जाएगा। उसका जो है, माफ कीजिएगा, नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। सभी का जो है नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मुख्यालय मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स यानी कि शैक्षिक सुधारों के लिए जो आयोग था उनका जो आपको बताना है कौन सा कमीशन था वो, और दूसरा जो सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनकी जांच करने के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया था। तो केलकर, सरकारिया या मंडल। तो अगर हम देखें तो कोठारी कमीशन जो है वो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए और सरकारिया कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बिठाया गया था। जबकि अगर हम कालेलकर कमीशन देखें तो ये बैकवर्ड क्लास के लिए बिठाया गया था, जबकि मंडल कमीशन ओबीसी के लिए बिठाया गया था। अगला देख लेते हैं। एक तरफ आपको फाइनेंस कमीशन और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष पूछे हुए हैं। तो तीसरे के जो अध्यक्ष थे के संथानम थे, 7वें के महावीर त्यागी थे, 10वें के एम खुसरो थे और 13वें के जो है डॉक्टर विजय केलकर थे। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है, करेक्ट। तो अगर हम करेक्ट इसमें देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से 13th वाला जो है, डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम थर्ड की देखें तो उसके जो चेयरमैन थे वो ए के चंदा थे, 7th के अगर हम देखें तो जे एम शेलत थे, और अगर 10th के देखें तो केसी पंत थे। आप मुझे बताइए फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में आता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। और आप मुझे बताएंगे कि जो
जो अभी न्यूएस्ट जो फाइनेंस कमीशन है 15वां वित्तीय आयोग, उसके चेयरमैन का नाम आप मुझे बताएंगे कि उसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। हालांकि हर क्वेश्चन पर मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन ये आप ही के भले के लिए है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी स्थापना आपको वर्ष बताना है। ऐसे ही जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसका वर्ष बताना है। और जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। 93, 94, 2007 वगैरह आपको बताना है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन राइट है वो 93 में बनाया गया था, महिलाओं के लिए 92 में, और बच्चों के लिए 2007 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्र अधिकार के बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा इनमें से दो में से बॉम्बे बेंच जो है उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, और दूसरा आपसे पूछ रहा है गुवाहाटी के क्षेत्र अधिकार में कौन सा नहीं आता। दादर नगर हवेली, दमन दीव, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप। तो जो अगर हम देखें तो बॉम्बे के अंदर लक्षद्वीप नहीं आता क्योंकि ये केरल के अंदर आता है, और सिक्किम का खुद का हाईकोर्ट है, इसलिए वो गुवाहाटी बेंच के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य के अंदर जो राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल सीट्स हैं। जैसे अगर हम देखें तो लोकसभा की जो सीट्स होती है वो लेट सपोज अगर हम देखें तो ज़्यादा होती है क्योंकि ये पॉपुलेशन बेसिस पे होती है, और लोकसभा की और राज्यसभा की जो होती है वो थोड़ी कम होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इसका। तो आपको बताना है ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें सेम है, तो बताइए। तो इसमें अगर हम देखें नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, असम, इनमें से अगर हम देखें तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इन सब के लिए एक लोकसभा की सीट है और एक ही राज्यसभा की सीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ द हाउस है यानी कि जो संसद के सदनों की अवधि है वो कौन से अनुच्छेद में बता रखी है, आर्टिकल में। गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में बता रखा है। और जो प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देते हैं, विशेष संबोधन जो होता है राष्ट्रपति का, वो कौन से आर्टिकल में आपको बता रखा है। 83, 78, 87, 84, 78, 88, 83, 79, 87 या 84, 79, 88। इतनी हिंदी मैंने पहली बार बोली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर कि जो ड्यूरेशन है वो 83 में बता रखा है। संगठन जो है यानी कि गठन जो है संसद का, कॉन्स्टिट्यूशन, वो 79 में बता रखा है, और स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट का जो है 87 में बता रखा है। अच्छा बताइए, प्रेसिडेंट जो है एक जॉइंट एड्रेस देते हैं, ठीक है, जॉइंट एड्रेस देते हैं, वो कब कब देते हैं। दो इवेंट्स पे वो देते हैं। वो 2 इवेंट्स कौन से हैं जब प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हाउस कमेटियां होती हैं, देखिए बेसिकली एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। हर जो आपका संसद के जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें कमेटी होती है। कमेटी का, समिति का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी जिस चीज़ के लिए वो समिति बनी है उससे रिलेटेड वो काम करती है। तो ये पूछ रहा है कि जो हाउस कीपिंग कमेटी है, ठीक है, तो राज्यसभा के कितने मेंबर्स हाउसकीपिंग कमेटी में आते हैं, और लोकसभा के कितने मेंबर्स पुस्तकालय समिति यानी कि लाइब्रेरी कमेटी में आते हैं, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो हाउस कमेटी है, हाउसकीपिंग कमेटी, इसमें लोकसभा के ही सारे मेंबर्स होते हैं। 12 के 12 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, जबकि लाइब्रेरी की अगर हम देखें तो लोकसभा से इसमें 9 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा से इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया लाइब्रेरी कमेटी का। और अगर हम हाउसकीपिंग कमेटी राज्यसभा की बात करें तो इसमें इलेक्शन नहीं होता है। इसमें इलेक्टेड पूछा है ना, तो इसमें इलेक्शन नहीं होता है। इसमें 10 मेंबर्स को जो चेयरमैन साहब है, हमारे उपराष्ट्रपति जो है, वो करते हैं, रिकमेंड करते हैं, यानी कि अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं, माफ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत विकल्प आपको चुनना है। 25वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 71 में हुआ था, 31वां 73 में हुआ था, 40th अमेंडमेंट 76 में हुआ था, और 56 संशोधन जो हुआ था 87 में हुआ था। आपको मुझे बताना है कौन सा है। तो ये सब ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको गलत विकल्प चुनना है। आपको एक तरफ संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर्स। तो ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, माफ कीजिएगा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है। ये यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड जो है वो आपको रिपोर्ट बता रखी है इसमें, माफ कीजिएगा, हेडक्वार्टर नहीं पूछा, रिपोर्ट पूछी है। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक फंड जो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बताता है। ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इंग्लिश वाला हम कंसीडर कर लेते हैं। आपसे इनकरेक्ट पूछा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी रिपोर्ट निकालता है। तो जो पॉपुलेशन फंड है वो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन निकालता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन निकालता है रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट निकालता है। तो इनकरेक्ट कौन सा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सभी ठीक तरीके से दिए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आगे आएगा तो हम इसको तब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें से गलत विकल्प चुनना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, देखिए ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो गया था। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को गलत विकल्प चुनना था। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है स्टेट वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो इसका आंसर जो है ई हो जाता है। ये इसका आंसर है, ठीक है, 66 का आंसर है, 68 का आंसर है, 67 का आंसर है, माफ कीजिएगा। देखिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है पीडीएफ में। वो आपको जो पेड जो ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगी वो ठीक मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो है वो हेडक्वार्टर आपको रोम में मिलेगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि जो न्यूयॉर्क में मिलेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको ग्लैंड में मिलेगा। और उसके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपको नायरोबी में मिलेगा। तो अगर हम इसमें से करेक्ट देखें तो ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये जो है नायरोबी कीनिया में ही है। जबकि अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो ये आपको न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम आपको रोम इटली में मिलेगा। और जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है वो आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो एशिया पावर इंडेक्स 2000 सूचकांक है, एशिया पावर का सूचकांक 2020-21 का, उसमें भारत की रैंक क्या है। और जो ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स है यानी कि बच्चों के अधिकारों के लिए जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक कितनी है आपको बताना है। तो जो भारत है वो चौथे है 114, पांचवा 112, चार 113, पाँच 11, तो 111। तो अगर हम देखें भारत जो है एशिया में चौथा सबसे ताकतवर है। पहला कौन है, यूएसए ऑब्वियसली। दूसरा कौन है, चाइना। और तीसरा कौन है, जापान। आप कहेंगे यूएसए कैसे आ गया। देखिए यूएसए के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं एशिया में भी, क्योंकि जापान को भी वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिएगो गार्सिया है उसके पास, रियूनियन आइलैंड और जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, वहाँ पे भी उसके जो है काफ़ी सारे पोर्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो इसलिए ये आंसर सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछ रहा है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2021 की, उसमें भारत की रैंक कितनी है। और जो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स है यानी कि उसमें भारत की रैंक कितनी है। और तीसरा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है। 2021 की रैंक्स आपको पूछी हुई है। तो अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब तो ये खैर हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन लास्ट टाइम इसकी जो इंडिया की रैंक थी वो 63वीं थी। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में 50वीं थी और करप्शन परसेप्शन में 86वीं थी। आप मुझे एक तो बताएंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालता कौन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मुझे बताएंगे। और दूसरा जो वीपो वीपो जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, उसमें भारत की रैंक कितनी है ये बताएंगे। तो ये दो क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट आपसे पूछा है। आपको मुझे एक तरफ समितियां दूसरी तरफ किसके लिए बनी थी। तो अभिजीत सेन कमेटी जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए। राजा चलैया जो है टैक्स रिफॉर्म यानी कि कर सुधारों के लिए। नरसिम्हम जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। और चक्रवर्ती जो है मौद्रिक यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए बनाई गई थी। तो इनकरेक्ट आपको बताना है, तो ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट और लोक कल्याण के लिए बनी थी भगवती कमेटी बनी थी, ठीक है, भगवती कमेटी। जबकि अभिजीत सेन कमेटी किस लिए बनी थी, एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी प्राइजेस के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसका शुभारंभ कौन सी तारीख को हुआ था। और जो पीएम स्वानिधि है यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका शुभारंभ कौन सी डेट को हुआ था ये आपको बताना है। तो 10 सितंबर, 2 जून, इसमें से आपको चुनना है। तो ये कोरोना काल में दी जाने वाली कुछ सहायता के नाम है, कुछ योजनाओं के। इन योजनाओं के थ्रू कोरोना काल में जो है सहायता दी गई थी जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं यानी कि वीकर सेक्शन से उनको। तो अगर हम मत्स्य संपदा की बात करें 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। और जो स्ट्रीट वेंडर्स स्वानिधि है वो 1 जून 2020 को की गई थी। इसमें होता क्या था, बेसिकली इसमें लोन दिए जाते थे। 10,000 रुपए तक के कोलैटरल फ्री लोन, यानी कि कोई भी आपको कुछ भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। और अगर आप डिजिटली इसका पेमेंट करेंगे और अगर आप समय से पहले पेमेंट कर देंगे तो इसमें आपको रिबेट भी मिलता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि नमामि गंगे कब स्टार्ट किया गया था ये योजना। और जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो ये योजना कब शुरू करी गई थी, वर्ष और तारीख आपको बतानी है। ये यूपीएससी यूपीएससी तो नहीं पूछता, लेकिन यूपीपीएससी और बीपीएससी पूछ लेते हैं। तो जो नमामि गंगे है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद स्टार्ट हुई, 2015 में स्टार्ट हुई, 2014 में चुनाव थे। और उसके बाद 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। लाल किले के उसमें उन्होंने स्पीच में बोला था। तो ये है क्या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ आईडी मतलब अगर आप यूएस और यूके में देखेंगे ना तो वहाँ पे क्या है, जैसे हमारा आधार नंबर है ऐसे ही वहाँ पे हेल्थ आईडीज़ होती है। सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वहाँ पे, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसी से आपके टैक्स के इन्फॉर्मेशन भी पता लग सकती है, हेल्थ की भी पता लग सकती है, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सब एक ही नंबर से है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कल को आप फला डॉक्टर के पास गए, एक फिर दूसरे दिन आप ढिका डॉक्टर के पास गए, लेकिन इसने जो टेस्ट कराया वो ये नहीं मानेगा, इसने जो कराया वो ये नहीं मानेगा, इसको आपकी केस हिस्ट्री नहीं पता होगी और ये आपको दोबारा से वही सारी दवाइयाँ देगा। तो इस सब को हटाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाने के लिए आपके हेल्थ रिकॉर्ड का आपको एक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी। और इसके साथ डिजिटल हेल्थ आईडी तो मिलेगी, साथ में इसमें एक डिजी डॉक्टर भी होंगे। डिजी डॉक्टर का मतलब जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनका एक डेटाबेस होगा और उसके बाद जो सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका रजिस्ट्रेशन भी इस पर किया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बिहार का जो बजट था 21-22 का, उसमें राजस्व अधिशेष जो है यानी कि रेवेन्यू सरप्लस कितने करोड़ रुपया रहा और जो जीडीपी का कितने प्रतिशत था वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये कितना रहा है, 9,196 करोड़ रुपए ये सरप्लस रहा है, जो कि जीडीपी के 1.21%
था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बजट में 21-22 में बिहार के में रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा माफ कीजिएगा, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डेफिसिट अलग होता है और राजस्व घाटा अलग होता है। तो वो कितना था करोड़ में और कितने परसेंट था वो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसका बिहार का, वो आपको बताना है। तो ये 5,187 करोड़ था और जो 0.8% जो है ये जीएसडीपी के था। देखिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, मतलब जो पैसा आया, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट जो पैसा आया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पैसा खर्च किया। कहाँ करती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार, आपकी सैलरीज देनी है, पेंशन्स देनी है, ऑफिस की स्टेशनरी खरीदनी है। तो ऐसा कोई भी काम जिसके बिना सरकार चल नहीं सकती है, ऑफिस एक्सपेंडिचर बेसिकली उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट वो होती है जैसे अगर आप टैक्स देते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है, अगर आप जीएसटी देते हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है, आप कहीं मॉन्यूमेंट घूमने जाते हैं वहाँ पे आप एक फ़ी देते हैं, टिकट खरीदते हैं, वो रेवेन्यू रिसीट है। तो इस तरीके के रेवेन्यू रिसीट सरकार को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि 21-22 के बजट के हिसाब से जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा, वो कितने करोड़ रुपए है और जो वो कितना परसेंटेज है, रिवाइज्ड एस्टीमेट के पूछा है। देखिए संशोधित अनुमान के अनुसार पूछा हुआ है कि कितना है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये 22,511 करोड़ है जो कि रिवाइज एस्टीमेट है। कितना है जीएसडीपी के रिवाइज्ड में 6.77। जो बजट एस्टीमेट था वो कितना था, वो 2.97 माना जा रहा था, लेकिन ये बढ़कर 6.77 हो गया कोरोना की वजह से। देखिए रिवाइज एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट में क्या फर्क होता है। मान लीजिए बजट आपका 20-21 का है, ठीक है, 20-21 का बजट है, तो हम बजट में एक अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना डेफिसिट हमारा होगा, उसको हम बोलते हैं बजट एस्टीमेट। उसके बाद मान लीजिए कि हमारे जो 4 क्वार्टर्स होते हैं उसमें से 3 क्वार्टर निकल गए हैं, 3 क्वार्टर हो चुके हैं और 1 क्वार्टर बचा है। तो 3 क्वार्टर के बाद हमारे पास कुछ डेटा आ जाता है 3 क्वार्टरों का, ठीक है, तो 9 महीने का हमारे पास डेटा आ जाता है। तो उनसे हम क्या करते हैं, अनुमानित एक लगाते हैं कि हुआ एक्चुअली में इतना है, तो इसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट्स। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जब इकोनॉमिक सर्वे आता है, मान लीजिए 20-21 के बजट के साथ 19-20 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक्चुअल एस्टीमेट्स आते हैं कि एक्चुअली में कितना हुआ। अभी हमने अनुमानित किया था 3 क्वार्टर के ऊपर, अब जो चारों क्वार्टर खत्म होने के बाद जो डेटा आया उसके बाद कितना हुआ वो हमारा एक्चुअल एस्टीमेट होता है। तो आई होप कि बजट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट के बारे में और जो एक्चुअल एस्टीमेट है उसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो बिहार बजट 21-22 है उसमें कृषि विनिर्माण और सेवा यानी कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का योगदान आपको बताना है इकोनॉमी में 19-20 में कितना रहा। तो अगर हम देखें तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि 20-20-60 रहा, यानी कि एग्रीकल्चर का 20, मैन्युफैक्चर का 20 और सर्विसेज का 60 रहा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बिहार के बजट 21-22 में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, वो कांस्टेंट प्राइस पे यानी कि स्थिर मूल्यों पे कितना है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी दर बिहार में सारे ग्रुप्स में अगर हम लगा लें, मेल फीमेल और सारे एज ग्रुप में लगा लें, तो कितनी है बिहार में जुलाई 2018-19 के बीच में। तो अगर हम देखें तो 34,413 रुपये का जो है ये जो हमारी जीएसडीपी है पर कैपिटा कांस्टेंट प्राइस पे, और 10.2% जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, वो व्यक्ति जिनके पास कोई जॉब नहीं है और साथ में जो लोग जॉब के लिए एक्टिवली तलाश कर रहे हैं अपॉन जो टोटल लेबर फोर्स है आपकी, वो जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, और जो कांस्टेंट और करंट प्राइजेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ था, यूकेपीसीएस की वो वीडियो थी। बिहार के एक वीडियो में भी आपको जो सेक्शनल टेस्ट आप लगा रहे हैं वो वीडियो भी, वो प्लेलिस्ट भी आप जरूर देखिएगा। वीडियो के अंदर नीचे ही आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी समझा रखा है, यहाँ भी समझा देता हूँ। देखिए कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, किसी बेस ईयर का, मान लीजिए 2011-12 हमने बेस ईयर पकड़ लिया और करंट जो हमने आज जो है हमारा क्या चल रहा है 21-22 या 22-23 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने मान लिया कि 100 था, हमने मान लिया कि यहाँ पे 100 था और यहाँ पे अब 150 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया 10 सालों में, 11 सालों में 50 रुपए का, वो क्या है, ये मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है। लेकिन ये एक्चुअली में ऐड हुआ है क्या, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जो चीज़ आपको 10 रुपए में 1 किलो आलू मिल रहे थे, माफ कीजिए, सोचिए कि 10 रुपए में 1 किलो आलू आपको मिल रहे थे, अब वही आलू आपको 15 रुपए में 1 किलो मिलेंगे। तो आलू की क्वांटिटी बढ़ी क्या, नहीं बढ़ी, लेकिन आलू की रेट बढ़ गई। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये रेट बढ़ गई सेम क्वांटिटी की। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि परचेजिंग पावर यानी कि जो खरीदने की क्षमता है हमारे पैसे की, वो कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। ये आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कांस्टेंट प्राइस पे हम क्यों लेते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन का जो हमारा दिक्कत आती है, मान लीजिए हमने जीडीपी कैलकुलेट करी 22-23 की, ठीक है, और हमने बेस ईयर लिया 11-12 का, तो 11-12 को हमने 100 मान लिया और उस समय जो हमारी जीडीपी की कुल वैल्यू थी वो 100 रुपया थी। ठीक है, और प्रोडक्शन कितना हुआ था, प्रोडक्शन वैल्यू 100 रुपया थी,
प्रोडक्शन मान लीजिए 100 यूनिट हुआ था, ठीक है, 100 यूनिट ही प्रोडक्शन हुआ था, 100 रुपए ही वैल्यू थी। अब 2022-23 में 100 यूनिट ही प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 150 रुपये हो गई है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, लेकिन वैल्यू बढ़ गई। कैसे? ये है इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं तो हमें जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है हमारी इकोनॉमी की, वो पता नहीं लग पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों प्राइजेस पे कैलकुलेट करते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है और करंट प्राइस पे कितनी है। ठीक है, आई होप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। गलत ऑप्शन आपको चुनना है 21-22 के बजट के हिसाब से, कि जो एजुकेशन, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति है उसमें 29,467 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिजली यानी कि एनर्जी के लिए 8,473 दिए गए हैं। सड़क और पुलों के लिए 78,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि और संबंध गतिविधियां जो अलाइड एक्टिविटीज उसके लिए 7640 करोड़ रुपए दिए गए। आपको इनकरेक्ट बताना था, गलत चुनना था, तो ये डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए 7604 करोड़ रुपए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हाईएस्ट मेल लिटरेसी यानी कि पुरुषों में साक्षरता दर है वो बिहार के किस जिले में है, और जो लोएस्ट यानी कि सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार के किस जिले में है? रोहतास, सहरसा, पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, माधेपुर, पूर्णिया, माधेपुर। तो ये ए हो जाएगा। रोहतास में मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिहार में लिटरेसी रेट मिलेगी, लेकिन सबसे कम लिटरेसी रेट आपको बिहार में सहरसा में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अगर हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक सकल घरेलू उत्पाद देखें बिहार का करंट प्राइजेस पे, चालू मूल्यों पे, ठीक है, यहाँ पे स्थिर लिख दिया, नहीं ठीक है, वर्तमान मूल्यों पे, तो 19-20 में कितना था, और कांस्टेंट प्राइस में अगर हम 11-12 का कांस्टेंट प्राइस पकड़े तो कितना था, वो आपको बताना है। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो अभी करंट प्राइजेस पे 6,11,804 करोड़ है, और अगर हम कांस्टेंट पे देखेंगे तो 4। अब ये देखिए जो डिफरेंस है 2 लाख करोड़ के आसपास का, इसमें यूनिट तो यहाँ पे भी 100 ही प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पे भी 100 ही प्रोड्यूस हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई यानी कि विद्युत, गैस और जलापूर्ति और बाकी सारी सर्विसेज में कितना ग्रोथ रेट हुआ है, यानी कि उनके बढ़ने की प्रतिशत कितनी है, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग में कितना बढ़ाव यानी कि उसकी ग्रोथ रेट बढ़ने की दर कितनी देखी गई है 20-21 में। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस 20.3 डिग्री माफ कीजिएगा प्रतिशत से बढ़ी है, परसेंटेज से, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 11.4। देखिए आप क्या करिए, इतना सारा डेटा याद करने में आपको दिक्कत जरूर होगी, तो आप क्या करिए, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को डेटा देख के बड़ी घबराहट होती है। तो आप क्या करिए, कुछ एक जो डेटा है जो आपको लगता है, जो आपको कहाँ से पता लगेगा, PYQs देखने से पता लगेगा। PYQs कहाँ आप मिलेंगे, वो हमारी प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा किस तरीके का डेटा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है GSDP में, वो 19-20 में उसका शेयर कितना था, उसका भाग कितना था। दूसरा जो टर्शरी है यानी कि तृतीय क्षेत्र है, उसका हिस्सा कितना था 19-20 में, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण है उसके हिसाब से। तो अगर हम देखें तो ये 19.5 प्राथमिक का था और 60.2 यानी कि 60.2 जो है टर्शरी का था। अगला देख लेते हैं, पूछ रहा है कि जो टोटल रिसिप्ट है बिहार की यानी कि वित्तीय वर्ष 19-20 में देखें तो जो टोटल बिहार की कुल प्राप्ति है वो कितनी दर्ज की गई है, और साथ में कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्ति आपको पूछिए, टोटल रिसिप्ट पूछिए और पूंजीगत प्राप्ति आपको पूछिए सेम ईयर में 19-20 में। तो अगर हम टोटल रिसिप्ट की बात करें तो 1,53,408 करोड़ है और कैपिटल 29,175 करोड़ है। देखिए कम है, तो ये कैपिटल कम है और टोटल ज़्यादा है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या होता है, देखिए टोटल जो रिसीट्स होती है वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया जो कि टैक्स वाली होती है या नॉन टैक्स होती है, ठीक है, जैसे कि फी वगैरह हो गई। और कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, कैपिटल रिसीट्स वो होती है जो कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ाती है। देखिए लाइबिलिटी बढ़ाती है या तो एसेट कम करती है। एसेट कम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक उपक्रम है, PSU है, वो गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने जो अपने हिस्सेदारी उसमें कम करी, तो वो जो पैसे आएंगे वो कैपिटल रिसीट में आएंगे। ठीक है, तो यानी कि गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया। या मान लीजिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कोई लोन दे दिया, या मान लीजिए किसी बाहर की किसी एजेंसी ने, कोई IMF है, कोई वर्ल्ड बैंक है, उसने लोन दे दिया, तो वो जो लोन है वो हालांकि पैसा सरकार के पास आया, लेकिन उसकी जो आपको ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है वो आपको चुकाना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी हो गई। तो जो टोटल रिसीट्स होती है वो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अगर हम ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि अगर हम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर बात करें तो बिहार में जो मोस्ट प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट है उनमें उन तीनों का नाम आपको बताना है कौन सा है। तो पटना, मुंगेर, भागलपुर, गया, पटना,
गोपालगंज, किशनगंज, इनमें से आपको चुनना है। तो ये जो 3 है वो पटना, बेगूसराय और मुंगेर है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक कौन थे, कन्वीनर कौन थे, उसको आप फाउंडर कौन थे, और जो चित्तरंजन दास जी थे वो गया सेशन के प्रेसिडेंट बने थे, जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन से साल में हुआ था ये आपको बताना है। तो जयप्रकाश नारायण 1924, बाबू महेश्वर प्रसाद 1920, जयप्रकाश नारायण 1923, बाबू महेश्वर प्रसाद 1921। तो ये जयप्रकाश नारायण जी थे जो कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और ये जो चित्तरंजन दास जी थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 में प्रेसिडेंट बने थे गया में। आप मुझे बताएंगे कि गांधी जी सिर्फ एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट बने हैं, वो कौन से सेशन में बने हैं, वो आप मुझे सेशन बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट यानी गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको लोक नृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ अवसर दे रखे हैं, यानी कि किस वजह से वो किए जाते हैं या वो क्या होते हैं। धोबिया नृत्य जो है बेसिकली बिहार के भोजपुर रीजन में होता है, और वो धोबी सोसाइटी जो कपड़ा धोने वाली सोसाइटी होती है वो करती है। उसके बाद पवंडिया नृत्य जो होता है वो बेसिकली बर्थ यानी कि जब किसी का जन्म होता है उस पर किया जाता है किन्नरों द्वारा यानी कि ट्रांसजेंडर्स द्वारा। उसके बाद लौंडा नृत्य जो होता है वो भोजपुर रीजन में किया जाता है बिहार के, और जो जोगीड़ा डांस होता है वो होली के अवसर पे किया जाता है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बिहार की जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी और कौन से ईयर में वो प्रोड्यूस हुई थी, उसका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था। तो बलमा परदेसिया, पुनर्मिलन, बलमा परदेसिया और मतलब 1931 या 1932। तो अगर हम देखें तो ये पुनर्मिलन नाम से मूवी थी जो बिहार की पहली मूवी थी, और 1931 में इसका निर्माण किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन यानी कि जो पर्यटन स्थल है वो बिहार से संबंधित है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो जो सिंहेश्वर प्लेस है वो वैशाली में है, सीता कुंड है वो माधीपुरा में मिलेगा, कुंड ग्राम है वो मुंगेर में मिलेगा, और नेपाली टेम्पल जो आपको हाजीपुरा में मिलेगा। तो इसमें से गलत करेक्ट का ऑप्शन आपको बताना था। तो करेक्ट अगर हम देखें तो नेपाली टेम्पल आपको हाजीपुर में मिलेगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि अगर हम कुंडल ग्राम की बात करते हैं या कुंड ग्राम की बात करते हैं तो आपको वैशाली में मिलेगा, बुद्ध से रिलेटेड ये जगह है। सीता कुंड की बात करते हैं तो आपको मुंगेर में मिलेगा, और अगर हम सिनेश्वर की प्लेस की बात करते हैं तो आपको माधेपुरा में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वेस्ट बंगाल से जो सीमा लगती है बिहार की, उसमें कौन सा जिला नहीं आता है, ठीक है। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या अररिया। तो अगर हम देखें तो इसमें से अररिया जिले की सीमा वेस्ट बंगाल से नहीं लगती है। चलिए आप मुझे बताइए बिहार के कितने जिलों की सीमा यानी कि कितने जिलों की बाउंड्री नंबर आपको बताना है, और उन जिलों का नाम क्या है वो आपको मुझे बताना है जो वेस्ट बंगाल से बाउंड्री टच करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ऑड वन आउट। एक तरफ आपको राज्य यानी कि स्टेट दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनमें जो टाइगर रिजर्व है। तो पश्चिम बंगाल में आपको बक्सा मिलेगा, तेलंगाना में आपको अमराबाद मिलेगा, कर्नाटक में आपको सत्यमंगलम मिलेगा, उड़ीसा में आपको सतकोशिया मिलेगा। इसमें से ऑड वन आउट आपको चुनना है कौन सा है। तो जो गलत मैच है वही ऑड वन आउट है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा जो सत्यमंगलम है आपको तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे देख लेते हैं। एक तरफ आपको नदियां दे रखी है, दूसरी तरफ आपको पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल। जो कमला रिवर है वो छोटा नागपुर प्लेटो से उत्तरी भाग से उसके निकलती है। पुनपुन नदी जो है मध्य प्रदेश के पठार से यानी कि प्लेटो से निकलती है। कर्मनशा नदी जो है विंध्याचल हिल से निकलती है। कोसी जो है सप्त कौशिकी जो ईस्ट नेपाल यानी कि पूर्वी नेपाल से आती है। इनकरेक्ट आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कमला नदी वो छोटा नागपुर से नहीं निकलती, वो बेसिकली महाभारत रेंज जो आपको नेपाल में मिलेगी वहां से वो निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, वो आपको बताना है। गौमुख, रामेश्वर, ब्रह्मकुंड या लक्ष्मण कुंड। तो अगर हम देखें तो उसमें से ब्रह्मकुंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मकुंड जो है वो मुंगेर में नहीं है, कहाँ पे है, राजगीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है। एक तरफ आपको उद्योग यानी कि इंडस्ट्री दे रखी है, दूसरी तरफ कहाँ पे वो लोकेटेड है यानी कि वो स्थित है। तो उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर आपको बरौनी में मिलेगा। खनन यानी कि माइनिंग आपको दिलावरपुर में मिलेगा। तरल या रेशम आपको भागलपुर में मिलेगा। तसर रेशम, माफ कीजिएगा, तरल नहीं, तसर रेशम सिल्क जो है वो आपको भागलपुर में। और रेल इंजन मरम्मत का जो रेलवे इंजन रिपेयर है वो जमालपुर में मिलेगा। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से। तो अगर हम इनकरेक्ट देखेंगे तो ये माइनिंग वाली है। दिलावरपुर में जो मुंगेर में है वहाँ पे आपको माइनिंग नहीं मिलेगी। माइनिंग आपको कहाँ मिलेगी, औरंगाबाद में मिलेगी। और दिलावरपुर में क्या मिलेगी, जो बीड़ी और तंबाकू होता है, बीड़ी और तंबाकू की इंडस्ट्री है वो आपको दिलावरपुर में मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है गलत आपको चुनना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दे रहा, पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी दे रखे है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट। तो जो भीम बांध वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो मुंगेर में, नागी बर्ड सेंचुरी वो जमुई में, उसके बाद गोगा बील जो है वो कटिहार में, और जो नकटी है वो भागलपुर में। तो आपको इनकरेक्ट बताना था। तो ये नकटी वाली जो है वो भागलपुर में नहीं है, वो जमुई में है। तो नागी नकटी इसका कॉमन नाम है, एक साथ इसको बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है
जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो एवरेज अगर हम देखें तो 5 लाख करोड़ है। तो आपको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है ए। देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी करती क्या है। आप एक रिटेल निवेशक हैं, आप एक नॉर्मल ग्राहक है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है, ऊंचा नीचा होता रहता है, तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि लेट सपोज मैं आपको, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ नहीं सकते वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग अपना एक एक घंटा इन्वेस्ट करके एक ही वीडियो को देख रहे हैं और एक ही वीडियो से उनको जो है आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई कंपनी जो है जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करती है, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करती है, और ये जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में इस इकट्ठे करे हुए पैसे को लगाते हैं और उसके बाद उनको रिटर्न देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आंसर आपसे पूछ लेते हैं, किसको अभी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर ऑनर्स से सम्मानित किया गया है, और जो रिवॉर्ड 123 का जो सेविंग्स अकाउंट है वो किस बैंक ने अभी निकाला है। तो आपको बताना है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर है ये एक फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच अवार्ड है, जो कि आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये गुनीत मूंगा को मिला है। ये डायरेक्टर है, फिल्म बनाती है ये। और जो इसका जो रिवॉर्ड 1 2 3 है वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। बेसिकली है क्या कि जब भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे आपको कुछ इसमें से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, हाल ही में किस देश की पहली जो महिला एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री है, वो बनाई गई है। और दूसरा जो सार्थक है, जो एक पोर्टल है इम्प्लीमेंटेशन, वो किस मिनिस्ट्री ने किया है, कौन से मिनिस्ट्री द्वारा इसका केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया गया है। मंत्री पूछा है, माफ कीजिएगा, मंत्रालय नहीं, मंत्री आपसे पूछा है। तो अगर हम देखें तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी रिसेंटली अपनी जो है एक पहली महिला एस्ट्रोनॉट बनाई है, और जो ये इम्प्लीमेंटेशन किया है ये रमेश पोखरियाल जी ने किया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आप मुझे बताएंगे कि जो वर्ल्ड की, दुनिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है, पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है, उनका नाम आपको बताना है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, कौन से देश से बिलोंग करती है, ये भी आपको मुझे ढूंढ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि सोनू सूद को अभी वैक्सीनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कौन से राज्य में है। और दूसरा, इंडिया ने एक वर्चुअल समिट करी थी अभी रिसेंटली, तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल समिट किसके साथ करी थी। तो अगर हम देखें, सोनू सूद पंजाब के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है वैक्सीन के, और जो नीदरलैंड के साथ हमने वर्चुअल समिट करी थी। वर्चुअल समिट बांग्लादेश के साथ भी हुई है, नेदरलैंड के साथ भी हुई है, तो रिसेंटली जो हुई है वो नेदरलैंड के साथ हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से सिंगर है जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित अभी किया गया है। और दूसरा, कौन से यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, उनका नाम बताना है जिसने सेंट्रल सिक्योरिटी सेंटर एंड इन्वेस्टर एजुकेशन ऐप, यानी कि सेंट्रल स्क्रूटिनी सेंटर एवं और निवेशक जो शिक्षा है संरक्षण निधि प्राधिकरण मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है। तो ये जो आशा भोसले जी हैं जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला गया है, दिया गया है, ये महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का कौन सा है, भारत रत्न। महाराष्ट्र का है भारत महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। और जो ये इन्वेस्टर एजुकेशन है वो ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही कोई मिनिस्टर करेंगे, तो निर्मला सीतारमन जी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, जो भारतीय विमानपत्तन के प्राधिकरण के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, उनका नाम आपको बताना है। और जो साइंटिफिक एडवाइजर है, यानी कि जो सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार है के विजय राघवन, उनकी जो अवधि है, कार्यालय जो है उनका बढ़ा दिया गया है, कितने साल से बढ़ा है। तो जो नए चेयरमैन, उनका नाम संजीव कुमार है, उनका जो कार्यालय है के विजय राघवन का, उसे 1 साल से बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपको बताना है। और दूसरा, एक ई ट्रेंडिंग पोर्टल है परिणीति ट्रेडिंग, माफ कीजिएगा, ट्रेंडिंग नहीं, ट्रेडिंग, यानी कि जो व्यापार जिसपे आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो पोर्टल है प्रणीत, प्रणीति नहीं है, प्रणीत है, उसको लॉन्च किया है। तो किसने किया है वो आपको बताना है। तो भारत की जो रैंक है वो क्या है, 40 41 या क्या है, तो 40 इसकी रैंक है भारत की। और जो प्रणीत है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे, चलिए क्वेश्चन तो मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक क्या। चलिए आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन बताइए। ठीक है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर देश की संस्था, यानी कि किसी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कौन करता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है 24 मार्च को, उसकी थीम क्या थी वो आपको बताना है। और दूसरा, जो एक रिनाउंड फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी, साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक, और उपन्यास लेखक यानी कि नॉवलिस्ट, उनका रिसेंटली निधन हो गया, उनका नाम था नवाल सदावी, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी वो आपको बताना है। तो जो थीम थी वो क्लॉक इज टिकिंग है। ठीक है, और दूसरा, ये जो नवाल सदावी हैं ये इजिप्ट यानी कि मिस्र से बिलोंग करती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली
जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको फाइन लगाया, उसको जुर्माना लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसको कितना पैसे का जुर्माना लगाया वो बताना है आपको। और दूसरा एक एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, यानी कि एक जो बैंकिंग अनुप्रायों के मूल्यांकन के लिए एक बाह्य सलाहकार समिति बनाई गई है, वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो ये जुर्माना जो है 10 का है, 12 का है, 15 का है, 20 लाख का है, पैसे तो काफ़ी ज़्यादा है ये, लेकिन चलो जुर्माना लगा दिया, तो 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया हंसते हंसते, और वित्त मंत्रालय ने ये कमेटी बनाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, तो देखें तो सेकंड मिलिट्री यानी कि दूसरी सबसे ज़्यादा जो सेना स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में, वो किसकी है। और दूसरा जो ऑल इंडिया इंग्लैंड ऑल माफ कीजिएगा ऑल इंग्लैंड ओपन है, उसका जो नारी मतलब महिलाओं में जो सिंगल टाइटल है, यानी कि महिला एकल टाइटल, वो किसने जीता है। तो अगर हम वर्ल्ड की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री की बात करें तो रशिया की है, और ये जो नोजोमी ओकुहारा है जिन्होंने ये जीता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है कि जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी है वो भारत के किस राज्य ने लागू की है। भारत का पहला राज्य, उसका नाम बताना है। और जो मूवमेंट है, इनोवेशन मूवमेंट फॉर फ्रेश फ्रूट केक्स, यानी कि फलों का जो केक बनता है, फ्रूट केक आपने खाया होगा, बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो वो किसने। तो यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये दो ऑप्शन होने चाहिए थे, दो नाम नहीं दिए गए, तो इसमें जो नाम दिए गए हैं वो सेकंड के हिसाब से दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि फ्रेश फ्रूट केक्स कौन से राज्य ने बनाए हैं। तो ये महाराष्ट्र ने बनाए हैं, 20 का आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी है किसकी है, बिहार की। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं कि अभी जीवी रामकृष्ण रिसेंटली उनका निधन हो गया था, तो वो पूर्व अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे किसके, वो आपको बताना है। और दूसरा कार्बन बैच वॉच ऐप निकाली है, वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निकाली है, वो आपको बताना है। तो ये जो जीवी रामकृष्ण थे वो सिडबी के थे, सेबी के थे। तो ये वॉच ऐप जो निकाले वो जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ किसने निकाली, तो ये सेबी के थे, और चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच ऐप निकाली। बेसिकली ऐप करेगी क्या, कि जो कार्बन है हमारे वातावरण में उसको उसका जो है मॉनिटरिंग करेगी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो OLX ऑटोज हैं उसके जो ग्लोबल विश्व स्तर के जो CEO हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, उनका नाम आपको बताना है। रिसेंटली उनकी नियुक्ति हुई है। और जो सिक्स्थ यानी कि छठा जो अंक था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पे, वो किसने अभी इनॉग्रेट की है, एड्रेस की है माफ कीजिएगा, उसको अभी उन्होंने एक एड्रेस दिया है, संबोधित किया है, तो वो कौन है। तो ये जो गौतम ठक्कर जी हैं जिनको CEO बनाया गया है, और पीयूष गोयल ने इसको संबोधित किया। अगला देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रिमंडल ने प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया है, कहाँ इंपोज किया है वो आपको बताना है। और दूसरा जो डायरेक्टर जनरल है सिविल एविएशन यानी कि विमानन नियामक महानिदेशालय है, उसने एक एयरपोर्ट को, यानी कि उसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाइसेंस दे दिया अंतर्राष्ट्रीय का, तो वो किसको दिया है। तो ये जो कैबिनेट ने प्रेसिडेंट रूल लगाया वो पुडुचेरी में लगाया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा, पुडुचेरी। और इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाइसेंस दिया है वो कुशीनगर एयरपोर्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है उत्तर प्रदेश में, उसको मिला है ये। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो पुडुचेरी। अच्छा मुझे बताइए कि जो प्रेसिडेंट रूल लगता है उसका अनुच्छेद क्या है, यानी कि उसका आर्टिकल क्या है, वो आपको मुझे बताना है। और दूसरा किस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ये मुझे आपको दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक है, आई नो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन ये आप ही की भलाई के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि चेन्नई स्मार्ट कार्ड, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, उनको वो किसने किए हैं, कौन से बैंक ने किए हैं। और दूसरा जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन है वो कौन से केंद्र मंत्री ने रिसेंटली उसको लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है ICICI, बंधन बैंक, हरदीप सिंह पुरी, रविशंकर प्रसाद। तो ये ICICI बैंक ने चेन्नई स्मार्ट कार्ड्स लॉन्च किया। और दूसरा ये जो नेशनल अर्बन डिजिटल है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जिसके मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी जी हैं। साथ में इसमें दूसरा मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मीटी की इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो भी इसमें है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर है यानी कि फूल का प्रसंस्करण केंद्र है उसकी स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है। और साथ में जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन का उद्घाटन किया है लार्ज डैम सिंपोजियम नाम से, वो कहाँ पे किया है वो आपको बताना है। तो ये जो फूलों का है फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, ये आपको कर्नाटका केरला में कहाँ मिलेगा, तो ये कर्नाटका में मिलेगा। और ये जो इंटरनेशनल कमीशन है ये आपको नई दिल्ली में मिलेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नर्मदापुरम है ये नाम रखा गया है होशंगाबाद सिटी का, पुराना नाम होशंगाबाद है, नया नाम नर्मदापुरम है, ये किस मिनिस्टर ने चेंज किया है। और दूसरा जो जैस्मीन हैरिसन है, या यास्मीन भी कहते हैं इसको, जैस्मीन भी बोलते हैं अलग अलग जगह पे, वो सबसे कम उम्र की महिला बनी है अटलांटिक ओशन को पार करने की। मतलब ये अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे अफ्रीका है, इसके बीच का जो महासागर है उसको हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तो उसको पार किया है उन्होंने, सबसे कम उम्र की महिला बनी है, तो वो कौन सी देश से आती है वो आपको बताना है। तो ये जो होशंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको
जैस्मिन माफ कीजिएगा, नर्मदापुरम रखा और जैस्मिन जो है इंग्लैंड से आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है यूनिवर्सिटी लेवल के सेकंड उनका अध्याय कहाँ हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के जो सेकंड हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, और जो पंजाबी रैपर कौन से हैं उनका नाम बताना है, जिनको आरबीआई ने जो साइबर फ्रॉड है उनकी जागरूकता के अभियान में इंक्लूड किया है। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये कर्नाटका में हुए हैं यूनिवर्सिटी लेवल के। ठीक है, और दूसरा वायरस नाम के ये एक रैपर है। देखिए वायरस जो होता है बेसिकली साइबर फ्रॉड्स के लिए यूज होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता नाम है, इसलिए रखा। खेलो इंडिया यूथ गेम क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये होता क्या है कि जो इंडिया को जो फिटनेस है, जैसे फिट इंडिया कैंपेन है, ईट राइट इंडिया कैंपेन है, उसी के अंतर्गत या उसी के साथ साथ एक खेलो इंडिया कैंपेन भी है, जहाँ पे जो यंग टैलेंट है स्पोर्ट्स का उसको 5 लाख रुपए 8 साल के लिए दिए जाते हैं। जो चयनित लोग होते हैं उनको ये धनराशि दी जाती है। अभी रिसेंटली इसमें 4 खेलों का एडिशन किया हुआ है। वो 4 खेल कौन से हैं, एक तो गटका है जो पंजाब से आता है, एक कलारी पायट है केरल से आता है, थंगटा है। ये दोनों आपको मुझे बताने कि थंगटा और मलखम्ब, मलखम्ब चलिए मैं आपको बता देता हूँ मध्य प्रदेश से आता है। 3 मैंने आपको बता दिए, थंगटा आपको बताना है कि कौन से राज्य का खेल है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का जो अभी वो मिला है, अवार्ड मिला है 29वें ग्लोबल यानी कि एचआरडी कांग्रेस में, वो कौन से बैंक को मिला है। और साथ में एक गार्ड शिप है C453 इंटरसेप्टर बोट, उसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ लॉन्च किया है वो आपको बताना है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर चेन्नई कोझिकोड है, ये सभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गए। तो ये तो आपको पता लग गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही है, लेकिन ये जो गार्ड शिप है ये चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, उसका नाम आपको बताना है। और दूसरा जो इंडियन ऑयल उसने एक मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन साइन किया है हाइड्रोजन ईंधन, हाइड्रोजन फ्यूल को खरीदने का, कौन सी कंट्री से हम खरीदेंगे। तो बुक का नाम क्या है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, और ग्रीन स्टेट की कंपनी है, ग्रीन स्टेट कंपनी का नाम है नॉर्वे से, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल हुआ था 2021 का, उसमें सिंगल गेम्स में वो कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसने चौथा ग्रैंड स्लैम अपना जो खिताब है वो जीता है। और साथ में जो ट्री ऑफ द वर्ल्ड 2020 में घोषित किया गया है वो किसको किया गया है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसमें अगर हम देखें तो हमारी नाओमी ओसाका हैं जिन्होंने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है। अगर हम मेल में पुरुषों में बात करेंगे तो इसको किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, और जो फॉरेस्ट ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन डिक्लेयर करता है, आर्बर डे फाउंडेशन इसको डिक्लेयर करता है, किसके साथ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। ठीक है, और होता क्या है बेसिकली इसमें जो अर्बन फॉरेस्ट यानी कि शहरी वनों का जो इसमें प्रोत्साहन करते हैं, उसमें जो अगर आप देखें तो शहरों में वन की कमताई हमें देखने को मिलती है, तो उसको बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी बिहार की है, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में 21 लाख लोगों जो कोविड के दौरान जो स्थानांतरित हो गए थे, स्ट्रैंडेड हो गए थे, उनको डालने के लिए, उसके अकाउंट में पैसा डालने के लिए किसको मिला है, तो ये बिहार को मिला है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 किलोमीटर की रोड बन रही जा रही है नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करने के लिए, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एम्स दिग्गपटना एलिवेटेड रोड, यही है क्या, बिल्कुल यही है, आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का नाम आपको बताना है जो अभी रिसेंटली नियुक्त हुए हैं, और जो प्रोटम स्पीकर हैं वो 17वीं बार विधानसभा में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजय कुमार हमारे स्पीकर हैं और जो जीतन राम मांझी है वो प्रोटम स्पीकर है। आप मुझे बताइए कि प्रोटम स्पीकर जो होता है वो अपॉइंट कौन करता है, प्रोटम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है। मैं आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक जो संश्लेषित बहुलक यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है और कौन सा एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है, सेलुलोज, स्टेरिलीन, नाइलॉन, बेकलाइट, सेलुलोज, इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो सेलुलोज एक सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है और नेचुरल पॉलीमर कौन सा नहीं है, टेरिलीन। पॉलीमर होते क्या है, बेसिकली लॉन्ग चेन्स होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, ये तो एक खाली एक मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल जब बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। जैसे पॉलीइथाइलिन होती है, जो आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं ना दुकान में, वो पॉलीइथाइलिन होती है, बेसिकली उससे पन्नी बनती है। तो वो कैसे बनती है पन्नी, इतनी लचीली कैसे होती है, क्योंकि सेम एटम सेम मॉलिक्यूल की लंबी लंबी चेनें उसमें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से
इसमें बेसिकली हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहला जो आपको बताना है कि किसका प्रयोग एक रोगाणुनाशक यानी कि जर्मिसाइड के तौर पे हो सकता है, और दूसरा आपको बताना है कौन सी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहचानना है आपको, इथाइल अल्कोहल, पॉलीस्टाइरिन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइडोफोम, बेकलाइट, टेफ्लॉन, इनमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो आइडोफोम एक कीटनाशक या सैनिटाइजर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं, रोगाणुनाशक जर्मिसाइड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और जो बेकलाइट है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। गलत इसमें विकल्प आपको चुनना है। अलॉयज आपसे पूछे हुए हैं, यानी कि मिश्र धातु। जो डच धातु है वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट यानी कि कृत्रिम आभूषण बनाने के काम आती है। डेल्टा धातु आपको एरोप्लेन हवाई जहाज के ब्लेड्स बनाने के काम आती है। मुंज धातु आपको कॉइन्स यानी कि सिक्के, और मोनेल धातु आपको ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने के काम आती है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए माफ कीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो मोनेल मेटल है वो जो बेस, जैसे एसिड और बेस होते हैं ना, तो ऐसे बेसिस को उनका स्टोरेज करने के लिए जो कंटेनर बनाए जाते हैं उसके लिए मोनेल मेटल काम आता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो इसमें से है वो मैग्नेसाइट का, मैग्नीशियम का, माफ कीजिएगा, आयस यानी कि और नहीं है, और कौन सा इसमें से जिंक का और नहीं है। तो जो मैग्नेटाइट है वो मैग्नीशियम का और नहीं है, और एजुराइट है जो वो जिंक का और नहीं है। तो मैग्नेटाइट आयरन का और है, और एजुराइट आपको कॉपर का और मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से पूछ रहा है कि नेचुरल एसिड और उनके सोर्सेज के बारे में आपको चयन करना है। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में, टाटारिक एसिड आमले में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच में, और सिट्रिक एसिड लेमन में आपको मिलेगा। तो इसमें से गलत आपको बताना था। तो टाटारिक एसिड जो है आपको आमले में नहीं मिलेगा, या आपको टैमरिंड यानी कि इमली में, या फिर ग्रेप्स यानी कि अंगूरों में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उससे गलत आपको बताना है। जो सॉलिड स्फीयर मॉडल है, ठोस गोला मॉडल, वो जॉन डाल्टन का है। पम पुडिंग मॉडल है जे थॉमसन का। प्लानिटरी मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। और क्वांटम मॉडल अरविंद स्क्रोडिंगर का। तो ये प्लानिटरी मॉडल जो बेसिकली नील बोर का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो इमल्शन का एग्जाम्पल है वो आपको कौन सा नहीं है वो आपको पूछ रहा है, और सोल का जो एग्जाम्पल है बेसिकली एक तरीके के मिश्रण होते हैं, वो आपको बताएं। तो जो कर्ड है वो इमल्शन का नहीं है। इमल्शन क्या होते हैं? जो दो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिलते नहीं, जैसे आप तेल और पानी को अगर एक साथ खड़ा कर दे, रख दे, तो आपस में मिलेंगे नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे सोल किनको बोला जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 मैक से अगर ज़्यादा ऊपर की स्पीड है तो वो क्या कहलाती है? सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, और साथ में जो गैसेस का प्रेशर होता है उसे किससे मापा जाता है? तो जो 5 मैक से ऊपर होती है उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, और मैनोमीटर से गैस के प्रेशर को मापा जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें एक बैरल ऑयल में आपको कितने लीटर ऑयल मिलेगा? जो बैरल हम देखते हैं ना कि प्रति बैरल इतनी कीमत हो गई, प्रति बैरल उतनी कीमत हो गई, और साथ में क्यूसेक जो है वो उसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो अगर एक बैरल में हम 159 लीटर हमें तेल मिलेगा, और पानी की वॉल्यूम मापी जाती है, माफ कीजिएगा 158 लीटर आपको मिलेगा, इसमें 59 मिलेगा, माफ कीजिएगा ये गलती होगी थोड़ी। तो 159 लीटर मिलेगा, और पानी का जो बहाव है, फ्लो ऑफ वाटर की, कितने क्यूसेक पानी जो है प्रति मिनट प्रति सेकंड बह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट यंग मॉडुलस है वो किसका है, आपको बताना है, और साथ में जो लोएस्ट है वो किसका है वो बताना है। कार्बाइन, रबर, एक्सेट्रा। तो कार्बाइन का हाईएस्ट और रबर का है जो लोएस्ट है। यंग मॉडुलस होता क्या है? किसी भी वस्तु की जो वो कैपेबिलिटी है, यानी कि उसकी जो योग्यता है खींचने की और वापस डिफॉर्म ना होने की, उसको हम यंग मॉडुलस से नापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी नहीं है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? तो डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वॉल्यूम। तो एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट। फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी जो है mL²T-3 से नापा जाता है। वेलोसिटी लेंथ पर टाइम से मापी जाती है। मोशन मास लीटर पर टाइम से मापा जाता है, और फोर्स जो है मास लीटर पर टाइम स्क्वायर से मापा जाता है। तो अगर हम देखें तो डेंसिटी ये गलत है, क्योंकि ये इसमें टाइम का कुछ नहीं होता। मास यानी कि वेट पर मीटर क्यूब, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से डेंसिटी मापी जाती है। इसमें टाइम का कॉम्पोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो सागर है और जो आसमान है वो नीला किस कारण से दिखाई देता है? और जो सोप बबल है यानी कि जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनकी जो कलर आती है वो किसकी वजह से आती है? तो जो स्काई अपेयर दिखता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, और जो डिस्पर्जन होती है, माफ कीजिएगा, स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, प्रकीर्णन की वजह से दिखता है, और इंटरफेरेंस की वजह से जो साबुन के बुलबुले हमें कलर दिखता है। स्कैटरिंग क्या होती है? जैसे आपको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 जो है कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तो स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि जो इस तरीके से वो 7 भागों में टूट जाते हैं। तो जो ब्लू लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा स्कैटर होती है कि वो इतनी भी ज़्यादा स्कैटर नहीं होती कि वो दिखे ही ना, और वो इतनी कम भी स्कैटर नहीं होती कि वो फैले ही ना।
देखो मिडिल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है कि इसमें से सोडियम अलॉय, टंगस्टन और सोडियम अलॉय किस में यूज होता है। और नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ज़्यादा प्रतिरोध क्षमता रखता है अपना। तो अगर हम देखें तो हैलोजन में जो टंगस्टन और सोडियम का अलॉय यूज होता है और जो निक्रोम है वो सबसे ज़्यादा इसमें से प्रतिरोधक क्षमता रखता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है और कौन उदाहरण है और कौन सा जाइलम का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ से नहीं पूछ लिया है, ठीक है। तो जो पैरेन्काइमा है वो आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है और जो सीव एलिमेंट है वो आपका सीव एलिमेंट है जो जाइलम का जो है एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो कैम्बियम और कॉक है यानी कि वो कौन से उक्तक यानी कि टिश्यू के जो टिश्यू है उसका उदाहरण है। ये कैम्बियम और कॉक कैम्बियम ये दोनों किस टिश्यू के उदाहरण है। और दूसरा जो प्लांट की जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो कौन से टिश्यू की वजह से होती है, ठीक है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम है जो कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम का एग्जाम्पल है और दूसरा जो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्लांट लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, गलत इसमें से पूछा है कि जो स्तंभ मूल है प्रॉप रूट आपको बैनिन में मिलेगी, स्टिल्ट रूट यानी कि अवस्तंभ मूल आपको मक्का में मेज में मिलेगी, चूसण मूल यानी कि सकिंग रूट आपको अमरबेल में मिलेगी अंग्रेजों की तरफ प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, और स्वस्त्री मूल यानी कि रेस्पिरेटरी रूट आपको ऑर्चिड में मिलेगी, आपको बताना है। तो इसमें से जो गलत है वो आपको डी वाला है, रेस्पिरेटरी रूट आपको राइजोफोरा में मिलेगी, ठीक है। इसका आंसर राइजो इसलिए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है यानी कि बृहद पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कौन सा इसमें से माइक्रो नहीं है जो कम मात्रा में चाहिए होता है। तो जो मैंगनीज है वो मैक्रो नहीं है, वो माइक्रो, और कैल्शियम जो है वो माइक्रो नहीं है, मैक्रो, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पानी में घुलने वाला विटामिन नहीं है, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, टोकोपेरॉल या फेलाक्विनोन। तो अगर हम देखें रेटिनॉल या विटामिन ए जो है पानी में घुलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फंगस यानी कि किस कवक के कारण दमे का रोग यानी कि अस्थमा का रोग होता है और वायरल डिसीज कौन सा इनमें से नहीं है, विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता। तो अगर हम देखें तो कौन से फंगिस होता है, तो एस्पेरगिलस फ्यूमिगेटस से अस्थमा का रोग होता है, और सिफिलिस जो है वो वायरल नहीं बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये हमने 140 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद के मैथ्स के क्वेश्चन है जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र जुरिसडिक्शन से बाहर आते हैं। आई होप आपने ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अटेम्प्ट किए तो अपना जो आंसर है, अपना जो स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और साथ में अगर आप पेड ग्रुप की जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।